इथिक्स की दूसरी परिभाषा। संजीवनी प्रजापति कह रही पर बुक में तो नहीं मिल रहा है। तुम्हारी बुक में सब नहीं मिलेगा संजीवनी, तुम्हारी बुक नहीं है, वो गाइड है जिसको तुम बुक कह रही हो। मुझे इथिक्स पढ़ते और पढ़ाते, दोनों विद्यार्थी और पढ़ाते करीब करीब 32-33 साल हो गए, और तुम्हारी जो गाइड लिखने वाले लोग हैं, ये यूपीएससी में जब इथिक्स आया उसके बाद इन्होंने ढूंढा मसाला, उसके बाद लिखा है, तो उनके बस की बात ये नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि क्लास को जब ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ये मिलेगा तुमको, जैन सिन्हा की मैनुअल ऑफ एथिक्स पढ़ोगे मिलेगा, पैट्रिक जी सीरन की एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे मिलेगा, फ्रैंकिना पढ़ोगे उसमें मिलेगा, विलियम लिली में मिलेगा, किताब पढ़ोगे तो मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पास इतना समय हो, हेराल्ड टाइटस पढ़ोगे मिलेगा। एथिक्स पर सैकड़ों किताबें, बुक फेयर जाओगे अगर आजकल, ब्लूसबेरी में जाओ, हार्पर कॉलिंस में जाओ, किसी ऐसे पब्लिशर के, दिल्ली में बुक फेयर लगा, जो बच्चे दिल्ली में हैं वो जाए बुक फेयर में एक बार, ऑक्सफोर्ड में जाओगे, पेंगुइन में जाओगे, किसी नामी गिरामी पब्लिशर के बुक स्टॉल में जाओगे जहां वो उन्होंने लगा रखा अपना स्टॉल, 50 किताबें तुमको एथिक्स की मिलेंगी। और सब ये बात करेंगे जो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी उम्मीद ये है कि 2013 के इथिक्स के सिलेबस में आने के बाद जो इतिहास भूगोल पढ़ाने वाले भी इथिक्स के शिक्षक बन गए, वो तुमको ये बात बता सकेंगे, तो संभव नहीं है। मैंने किताबों के नाम बताया, अगर आपकी रुचि है, आप इग्नू का फिलॉसफी का एथिक्स का एमए का मटेरियल लीजिए, उसमें एथिक्स के बारे में आपको मिलेगा। आप बुक फेयर चले आइए, वहां आपको एथिक्स पर दर्जनों किताबें मिलेंगी, अच्छी किताबें मिलेंगी। उसके नाम भी मैंने बताए, जैसे देखो मेरे सामने रखी है किताब, ये इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, ये विलियम लिली की किताब है। ये दूसरी किताब है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पैट्रिक जे शीरन की किताब है। अच्छी किताब पढ़ोगे तो मिलेगा, लेकिन तुम गाइड पढ़ोगे जिसको यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों ने, कंटेंट टीम ने लिखा है, उसमें नहीं मिलेगा। अब अगर तुम मुझसे चाहते हो कि जो तुम्हारी इसकी तैयारी करने वाले बच्चों ने लिखा है गाइड, उसी को मैं तुमको पढ़ा दूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं, बढ़िया है। तो बस जो तुम्हारे नोट्स गाइड में लिखा है रिपीट कर दूं। लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं सर हमको एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाइए, तो फिर तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से देखना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा धैर्यपूर्वक। कल मैंने कहा था होमवर्क करना पड़ेगा घर जाके। हिंदी में भी एक किताब है, जैसे प्रकाश वर्मा की किताब है नीति शास्त्र की मूल समस्याएं, ये किताब खरीद लो अगर तुमको मिल जाती है, एलाइट पब्लिशर से आती है, नीति शास्त्र की मूल समस्याएं, उसमें मिल जाएगा, हिंदी में भी किताब है। मैंने बताया नहीं किताब, तुमको कई नाम बताए, पैट्रिक जे शीरन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विलियम लिली इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, फ्रैंकिना केवल एथिक्स नाम है उसका, मेल थॉमसन एथिक्स, बेन पियर्स की एथिक्स, हेराल्ड टाइटस की एथिक्स, बहुत सारे नाम हैं जिनका तुम किताब पढ़ सकते हो अंग्रेजी में। इग्नू का मटेरियल तुमको बताया, एमए का मास्टर्स इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, नाम सुना होगा तुमने इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसका एमए का जो एथिक्स का पाठ्यक्रम उसमें भी तुमको बात मिलेगी। और हिंदी में तुम पढ़ना चाहते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो तुम वेद प्रकाश वर्मा की किताब खरीद लो। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम ये कहोगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो हमको हमारी गाइड में नहीं मिला, तो बताऊंगा तुमको कहां से मिल सकता है। नहीं खरीदना चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो, और इसको जो तुमको क्लास के बाद मिलता होगा मसाला छपाई की हुई, जो एक पीडीएफ मिलती होगी, उतनी बात समझने की कोशिश करो। समझा मैं रहा हूं, पीडीएफ मिलता होगा, उसको नोट्स की तरह रखो। अगर व्हाट इज एथिक्स पर हम 3 दिन 6 घंटा पढ़ाई करेंगे और तुम्हारे किसी गाइड में 10 लाइन भी नहीं मिल रहा है तुमको, तो 6 घंटा में जो सुनोगे वो 50-60 लाइन तो होगा ना भाई। तो जो बाकी तुम्हारे कॉम्पिटिटर है तो 6-10 लाइन में से लिखेंगे जो गाइड में लिखा है, 20 लाइन में से लिखेंगे जो गाइड में लिखा है। तुम्हारे पास गाइड वाली 20 लाइन तो है ही, बस 6 घंटे में जो तुमने 60 लाइन सुनी वो भी रहेगी, तो तुमसे आगे हो ना। और बाद में दिखाएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे सवाल यूपीएससी के सॉल्व होंगे। तो ध्यान से सुनो। आइए, पीडब्ल्यू की बुक का क्या करो, ये तो तुम डिसाइड करना क्या करो। पीडब्ल्यू की बुक से फैक्चुअल कंटेंट लो। जैसे पीडब्ल्यू में क्या लिखा होगा, पीडब्ल्यू में लिखा होगा कि एथिक्स एथोस से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। एथोस का मतलब होता है रीत रिवाज, परंपरा। इसका मतलब एथिक्स एक ऐसा विज्ञान था जो उन सामाजिक मान्यताओं रीत रिवाजों पर बात करता था जिनके आधार पर मानते थे कि समाज को चलना चाहिए। तो वो 2000 साल पहले जब एथिक्स शब्द उत्पन्न हुआ था, 2,500 साल पहले, तब की परिभाषा, उसका रूट बताएंगे, उससे तुम फैक्चुअल बात ले लो। ये एथिका से बना है, मॉरस से बना है, मॉरलिटी है, मॉरस से बना है। इस तरह की तथ्यात्मक बात तुमको तुम्हारे गाइड से मिलेगी। कल कहा था बाएं साइड में जहां नोट्स बनाओगे, दाहिने साइड में मेरा लेक्चर नोट करोगे, और बाएं साइड में क्या करोगे, बाएं साइड में कहा था अपने से लिखने की कोशिश करोगे उसी नोट, उसी पॉइंट को जो दाहिने साइड में नोट किया है, और साथ में जो गाइड तुम यूज करते हो उस गाइड से कुछ जो तथ्यात्मक बात मिलेगी वही लिख लोगे। क्लास रोज किया करो, क्योंकि ये बात तुम सोचोगे कि मैं रोज रोज रिपीट करूंगा तो नहीं करूंगा। तब मैंने बताया ये कि पीडब्ल्यू की किताब का क्या करोगे, कहा कि मैं कुछ पढ़ाऊं, समझ यहां से बनाओ, और पीडब्ल्यू से कुछ तथ्यात्मक बात लेके बाएं साइड में लिख लो। दाहिने साइड में मेरा क्लास नोट्स बनाओ, बाएं साइड में व्हाट इज एथिक्स में नीति शास्त्र क्या है उसके बारे में जो कुछ तथ्य लिखेगा उसको भी नोट कर लो। तो तुम्हारे पास दोनों चीजें आपको मिल जाएगी उसी में। मैं अगर कुछ लिखवा रहा हूं, लिखवाता हूं, या मान लो तुमने यहां से नोट किया तो बहुत बढ़िया, पीडीएफ से जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुमको लगता है तुम कुछ नहीं लिख पाई तो पीडीएफ जो तुमको मिलता है उससे मैच कर लो। पीडीएफ तो क्लास ही बनता है ना, ये जो पढ़ाता हूं इसी का पीडीएफ बनता है। पीडीएफ बनाने वाली की क्षमता थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी, तुमसे बेहतर लिख दे रहा होगा, अगर उससे तुम्हारा काम चल जा रहा है तो बस तुम बाएं साइड में नोट्स लिखते जाओ अपना। और कोई सवाल पूछ लो, एक दो सवाल और तुम्हारे जो अंदर बेताल घूम रहा है, विक्रम बेताल वाला सवाल पूछना चाहता है, पूछ लो, एक दो दिन शुरुआत में पूछ लो। सर पीडब्ल्यू की बुक और क्लास नोट से पढ़ें तो ठीक है ना एग्जाम के लिए। पहले तो ये समझ लो, मैंने नाम नहीं पढ़ा, आपका ध्यान नहीं दिया, मैंने नाम नहीं पढ़ पाया। ये समझ लो कि क्लास में हम कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं। पीडब्ल्यू की बुक से कॉन्सेप्ट की जगह फैक्ट ज्यादा मिलेंगे, तो दोनों चीजें थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मैंने कहा इथिक्स का शाब्दिक अर्थ एथोस से, एथिका से बना है, वो जानना है पीडब्ल्यू की किताब से नोट कर लो। मुझे वो पढ़ाना होता है जो पीडब्ल्यू में लिखा, मैंने बताया तुमको, तो वो तो
10 मिनट में खत्म हो जाता। अब ये दोनों चीजें कर लोगे सफिशिएंट है कि नहीं? तुम अगर ये पूछ रहे हो तो ये बताओ, जब तुम खुद ही कह रहे हो जो आप पढ़ाई नहीं मिल रहा है कहीं और यही नहीं किसी गाइड में किसी कोचिंग के नोट्स में भी नहीं मिलेगा, अब दिखाऊंगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, तो तुम दूसरों से आगे हो फिर तो इससे, अगर गाइड भी तुम्हारे पास है ही, क्लास से तुमने समझ बना ली, फिर क्यों परेशान हो? फिर तो काम चल जाएगा। जहां नहीं चलेगा हम बताऊंगा क्या एडिशनल पढ़ने की जरूरत है। मुकेश आगे से मत बताना मुझे कि टॉपिक पर कंटिन्यू करना है, तुम्हारे हिसाब से क्लास नहीं लूंगा ना, मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन ले रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, तुम क्लास के एक विद्यार्थी इकलौते विद्यार्थी, आइंदा ये सलाह मत देना। पढ़ाई करते हो लगता है कुछ नहीं पढ़ा, इसका एक तरीका बता रहा हूं, ये सवाल अच्छा सवाल है। कई बार आपको लगेगा कि आपने पढ़ा लेकिन सब कुछ भूल गए। बहुत आसान तरीका इसका, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो हमेशा पढ़ाने से पहले कुछ सवाल बनाऊंगा। जैसे कल मैंने क्या बनाया, नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, ये पढ़ाया, उसके पहले सवाल बनाया। क्या सवाल बनाया? सवाल बनाया कि विज्ञान क्या होता है, सवाल बनाया विज्ञान कितने तरह का होता है, सवाल बनाया वर्णनात्मक विज्ञान क्या है। तो जब तुम रिवीजन करोगे ना तो इन सवालों को सोचो और सोचो उसका जवाब पता है कि नहीं। जैसे विज्ञान, तो मैंने तुमको कल बताया क्या क्यों कैसे का जवाब देने के लिए जो विषय पैदा हुए उनको विज्ञान कहते हैं। फिर क्या बताया? फिर बताया वर्णनात्मक विज्ञान क्या है। क्या कहा? जिस विज्ञान का लक्ष्य दुनिया की बेहतर व्याख्या करना है, दुनिया का बेहतर वर्णन करना है, उसको वर्णनात्मक विज्ञान कहते हैं। अब हमने चूंकि दुनिया को कई हिस्सों में बांट दिया, भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए भौतिक विज्ञान, रासायनिक दुनिया का वर्णन करने के लिए रासायनिक विज्ञान, इस लिहाज से ये सब वर्णनात्मक विज्ञान। किसका वर्णन करते हैं इसमें हम फैक्ट का वर्णन करते हैं, तथ्यों का वर्णन करते हैं। इसका मतलब इनको पढ़ने से हमारा तथ्यात्मक ज्ञान का दायरा बड़ा हो जाता है। अगर मैं भौतिक विज्ञान पढ़ूंगा तो भौतिक तथ्यों का ज्ञान मेरा बड़ा हो जाएगा, भौतिक दुनिया की व्याख्या करने की क्षमता मेरी बढ़ जाएगी। तीसरा सवाल, मानकीय विज्ञान क्या होता है? बताया कि एक विज्ञान दुनिया की बेहतर समझ के लिए आया है, दूसरा विज्ञान दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया। फिर चौथा सवाल क्या था? मानकीय विज्ञान किस तरह के सवालों का जवाब देता है? बताया तुमको कैसा जीवन जीना चाहिए। तो जो सवाल बताए ना उन सवालों को सोचो और उसके बाद अपनी कॉपी में देखो कि उसके उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहे हैं तो वही रिवीजन है। जब मैं पूरा एथिक्स खत्म करूंगा तो 70-80 सवाल बन चुके होंगे तब तक। उन्हीं 70-80 सवालों का जवाब अगर तुमको आता है तो तुम्हारा पूरा एथिक्स का सिलेबस तुमको आता है। तुम ऐसे सोचोगे कल क्या पढ़े तो शायद याद ना आए। हमेशा कैसे सोचो? लॉजिकली, पहले सवाल बनाओ फिर उसका उत्तर दो। सवाल बनाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैंने पहला सवाल क्या बनाया? नीति शास्त्र क्या है। उसी सवाल के भीतर और सवाल बना रहे हैं। नीति शास्त्र मानकीय विज्ञान कैसे है, मानकीय विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र क्या करता है, मानकीय विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र किन सवालों का जवाब देता है। कल सब तुमको पढ़ाया। इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में जाओगे तो तुमको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है? तो जब भी रिवीजन करो प्रश्नों के थ्रू रिवीजन करो। अभी मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, पहला टॉपिक तुम्हारा मानव से संबंध है, उसको पढ़ाऊंगा तो पहले सवाल बनाऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से हम किन सवालों का जवाब सीखेंगे। हर टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कुछ सवाल बनाऊंगा, वो टॉपिक पढ़ने के बाद उन सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा। उसी जवाब को तुमको सवाल के साथ रिवाइज करना है, यही काम करना है। नहीं आस्था रटने से आशु रटने से काम नहीं चलेगा बेटा। यूपीएससी में एग्जाम देने में, अब मैं अभी बताऊंगा तो तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। अभी कल ही एक बच्चा मेरे पास आया जो इस साल आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है लवासना में। आया क्या, मुझसे वीडियो कॉल करके बात की उसने कहा कि सर इस बार बड़ा हिंदी मीडियम में बड़ा मैंने, उसने कहा कि सर 430-440 के आसपास मैक्सिमम ये होता था। बोला कि नंबर आए, इसलिए एआई की उससे अपने आंसर को चेक भी कर रहे हैं, रिफाइन भी कर रहे हैं। तो जो 30 नंबर का गैप उन्होंने पैदा कर दिया इंजीनियर्स ने, बेसिकली तुमको मैथ्स ऑप्शनल की तुलना में ज्यादा नहीं पाओगे, उसे हिंदी मीडियम का रिजल्ट और खराब हो जाएगा। तो खुश हो जाओगे तुमको पढ़ा के, तो तुमको इस साल नंबर मिलेगा, अगले साल हो सकता ना मिले, क्योंकि तुम्हारे कंप्यूटर ने इतना लेवल उठा दिया। इसलिए आईएएस बनने के लिए आपको जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दीबाजी मत आना आईएएस बनने के लिए आए हो तो 2 साल लगेगा, 2.5 साल लगेगा तुमको मैच्योर होने में, क्योंकि तुम्हारी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, रूरल इंडिया से आने वाला बच्चा जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया है या सो कॉल्ड किसी कस्बाई स्कूल से इंग्लिश मीडियम की पढ़ा है, उसके एक्सपोजर दिल्ली से, हैदराबाद से, चेन्नई से या आईआईटी से जो आगे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उसके एक्सपोजर में अंतर है। उसको रातों रात नहीं खत्म कर पाओगे। इसलिए मार्केट में क्या चल रहा है, जब आंसर लिखना तुमको सिखाऊंगा, अपनी भाषा डेवलप करोगे, फिर तुमको टॉपर्स की कॉपी देखनी पड़ेगी। उसी आंसर को तुमने लिखा उसको किसी टॉपर ने कैसे लिखा है, मैच करना पड़ेगा, और ये काम धीरे धीरे होगा। इसलिए इस एग्जाम में जिसमें 10-12 लाख लोग बैठते हैं, इसको अगर तुम ये सोच के आए हो कि तुम नोट्स अपना नहीं बना पाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो फिर गलतफहमी का शिकार हो, तुमको इसका किसी ने समझाया नहीं ठीक से। सोचो कि अगर कोचिंग इतना बढ़िया पढ़ाती है, सब कुछ तुमको लिखवा भी देते हैं, सब कुछ समझ, लोकप्रिय टीचर हैं, अंग्रेजी नोट सारा दे ही देते हैं, तो जब इतने शानदार है स्टूडेंट्स भी फेल कर रहे हैं हिंदी मीडियम के, उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अब तुमको सच बताऊंगा तो ये तुमको घाट हो सकती है, लेकिन तुम खुद ही सोचो, बुद्धिमान विद्यार्थी हो, सोचो किस साल 50 लोग ज्यादा हिंदी मीडियम में सिलेक्ट हो रहे हैं, 50-54 से ज्यादा कब सिलेक्ट हो रहे हैं, कुछ दिक्कत तो है ना। तो तुमको तुम्हारे कंप्यूटर से लड़ना है, ये नहीं देखना तुमको कोचिंग में क्या पढ़ाया जाए, देखना सीखते फिर आंसर को ऊपर के लेवल पर ले जाते हैं। धैर्य रखना, धीरे धीरे सीखोगे, अपनी भाषा का विकास करना सीखो, आंसर लिखना सीखो, गाइड वगैरह से कॉन्सेप्ट मत बनाओ, उनसे केवल तथ्यात्मक बात लो, तभी ये बात बनेगी। अब आइए वापस एथिक्स पर। हम लोग आज एक और परिभाषा पढ़ेंगे, इसलिए कभी ना बेटा मुझे टोका मत करो कि आप पढ़ाइए सर आगे। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो, मैं जब लिखवाता नहीं क्लास में मुझे लगता है वो टाइम की बर्बादी है। 2 घंटे में लगातार बोलता हूं, ये बता भी रहा हूं तो मुझे सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा, मेरा काम ये बताना नहीं है कि इस वीडियो में 440 नंबर 450 नंबर चला गया, अच्छे स्टूडेंट्स का नंबर, ये काम मेरा थोड़े। जब मैं ये भी कह रहा हूं तो मेरा सिलेबस खत्म करने वाला क्लास तो बढ़ ही रहा हो, तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं जब तक तुम जगोगे नहीं, अपना भला भी तुमको कई बार नहीं पता है,
इसलिए तुमको ये बात समझने की जरूरत है। तुम बताया मत करो, मैं बिल्कुल एथिकली समझता हूं कि मेरा काम क्या है, मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा ही। आइए अब जरा हम दूसरी परिभाषा पर चलते हैं और समझते हैं कि नीति शास्त्र एक दूसरे संदर्भ में दुविधा समाधान का विज्ञान है। सीखेंगे दुविधा क्या होती है। पहली परिभाषा कल पढ़ ली थी, क्या पढ़ लिया था? पढ़ लिया था कि नीति शास्त्र एक कौन सा आदर्शमूलक या मानकीय विज्ञान है। दूसरी परिभाषा सीखने जा रहे हैं, नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। दुविधा समाधान का विज्ञान है। एथिक्स इज डिलेमा सॉल्विंग साइंस। ठीक है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 120 नंबर का सवाल इसी दुविधा हल करने पर आता है। इसी को तुम कहते हो केस स्टडी। एथिक्स में दो पार्ट में सवाल आएंगे, 130 नंबर का सवाल आएगा थ्योरी वाला, 120 नंबर का सवाल आएगा केस स्टडी। और केस स्टडी बेसिकली और कुछ नहीं, डिलेमास है, दुविधाएं हैं। तो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे पहले कि दुविधा क्या होती है। दुविधा क्या होती है, दुविधा क्या होती है, और फिर देखेंगे कि नीति शास्त्र कैसे दुविधा समाधान का विज्ञान है। दुविधा क्या होती, डिलेमा कहते हैं अंग्रेजी में। डिलेमा, एक मैं छोटा सा डिलेमा तुमको पहले रोचक डिलेमा शुरुआत करता हूं, फिर उसके बाद तुमको कुछ महत्वपूर्ण डिलेमा बनाता हूं। हम पहले सीखने जा रहे हैं दुविधाएं क्या है। दुविधा उसको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा विकल्प हो, एक से ज्यादा विकल्प हो तुम्हारे सामने और तुम तय नहीं कर पा रहे हो उसमें किसको चुने। क्यों तय नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुमको दोनों विकल्प ठीक लग रहे हैं, दोनों उचित लग रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ऐसी दशा में तुम पता नहीं कर पा रहे हो कि किसका चयन करें। ऐसी किसी अनिर्णय की स्थिति को जिसमें दो नैतिक विकल्पों में से एक ही चुना जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं चुने जा सकते, आइदर और है, या तो या। जैसे मैं कहूं 1 रुपए में या तो कलम खरीद सकते हो या टॉफी, इसका मतलब है कि 1 रुपए में कलम टॉफी दोनों नहीं ले सकते हो। उसे दुविधा में या तो ये चुन सकते हो या तो वो, एक साथ दोनों नहीं चुन सकते हो, और तुम पता नहीं कर पा रहे हो कि क्या चुने। मैं तुमको कुछ दुविधाएं बताता हूं, पहले दुविधाएं सुनो, इससे तुमको क्या पता चलेगा कि एथिक्स का दायरा कितना व्यापक है। इसके दायरे में इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, कानून, बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ दुविधाएं मैं ऐसी तुमको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। पहले रोचक दुविधा शुरू करते हैं। मान लो एक ये रियल घटना है, एक जहाज है, बड़ा जहाज है, समझो जहाज क्या है, स्टीमर है, शिप है एक। समुद्र में कुछ सैलानियों के साथ एक द्वीप का टूरिज्म करा के लौट रहा है। कुछ टूरिस्ट एक द्वीप पे गए थे जो समुद्र से 10-12 मील की दूरी पर था बीच में। उस द्वीप से, उस आइलैंड से घूम घाम के वापस लौट रहे हैं। जहाज तट से करीब 5 मील दूर है अभी। तभी जहाज के कप्तान को पता चलता है कि जहाज में छेद हो गया और जहाज में पानी आ रहा है। जहाज का कप्तान बड़ा कुशल नाविक है, वो अपने अनुभव से समझ जाता है कि इतने भार के साथ जिस पर 500 सैलानी बैठे हुए हैं, जहाज किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, जहाज किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। अब वो, उसके सामने दो विकल्प आता है। क्या? कि जहाज अपने इस कैपेसिटी के साथ, 500 लोगों के साथ, उसके अनुमान के हिसाब से तट से करीब 3 मील पहले, करीब 4.5 किलोमीटर पहले डूब जाएगा। और 4.5 किलोमीटर समुद्र में तैरने की क्षमता जहाज में बैठे लोगों में से 2-4-10 लोगों में हो तो हो, बाकी सब डूब जाएंगे, 500 लोग मारे जाएंगे। दूसरा, जहाज का अगर वजन कम कर दिया जाए तो जहाज तट के करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले तक चला जाएगा। और 1-1.5 किलोमीटर तक अगर चला गया जहाज तट से, तो 200-250 लोग तैर कर किनारे पहुंच सकते हैं। साथ में तटरक्षक दल के लोग होंगे, लाइफ बोट्स होंगी, उनको भी शोर मचाएंगे तो देख लेंगे वो लोग, मदद के लिए आएंगे तो कुछ और जान बचाई जा सकती है। लेकिन करना क्या होगा इसके लिए? इसके लिए जहाज पे से कम 200-250 लोगों को समुद्र में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अपने से कोई कूदेगा नहीं। 250 लोगों को फेंकना पड़ेगा। और किन 250 लोगों को फेंकना पड़ेगा? बूढ़ों को, बच्चों को, स्त्रियों को, इनको फेंकना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे और बूढ़े अगर तैर नहीं पाएंगे 1.5 किलोमीटर भी, तो इनकी जान वैसे भी चली जाएगी। कुछ स्त्रियां अगर नहीं तैर पाएंगी, उनकी जान चली जाएगी। इसलिए अगर 200 लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाए, 250 लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाए, तो 250 लोगों की जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाज काफी नजदीक चला जाएगा तट के, और वहां से रेस्क्यू मिशन आ सकता है, वहां से लाइफ जैकेट्स मिल सकती हैं तटरक्षक दल के द्वारा, या समुद्र में कुछ लोग दूर तक तैर के जा सकते हैं। 2 विकल्प बन गए। क्या? एक, जहाज से 250 लोगों को समुद्र में फेंक दो और 250 की जान बचा लो, या समुद्र में किसी को मत फेंको, क्योंकि बच्चों को,
बुजुर्गों को समुद्र में फेंकना ठीक नहीं लग रहा, जहाज को अपनी गति से जाने दो, सब डूबते हैं, सबको डूब जाने दो। क्या चुनोगे? क्या लग रहा है? दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में ठीक लग रही हैं। ये भी ठीक लग रहा है कि हम 250 लोगों को डुबो दें और 250 की जान को कम से कम बचा लें। लेकिन दूसरे नजरिए से भी ठीक लग रहा है कि हम बच्चों बूढ़ों को नहीं फेंक सकते। भले जहाज अपने से डूब जाए, कुछ लोग मर जाएं या सब मर जाएं, लेकिन हम नहीं मारेंगे किसी। दोनों बात ठीक लग रही है, दोनों के पीछे तर्क दिए जा सकते हैं। तो चुनना क्या चाहिए? ये जो स्थिति है इसे कहते हैं दुविधा। दुविधा वो दशा है जिसमें हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो एक से ज्यादा विकल्प हैं, ये वो दोनों विकल्प अलग अलग संदर्भों में ठीक लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम आपके मर्जी पर नहीं छोड़ सकते बात। हमको एक साइंस चाहिए, जो साइंस क्या बताए कि ऐसी किसी दशा में क्या करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए कि पहला वाला विकल्प नैतिकता के मानकीय प्रतिमानों से संगत है या नहीं। कौन सा? जहां से 250 लोगों को फेंक दो। और दूसरा वाला, किसी को मत फेंको। एथिक्स क्या करता है? मानक बनाता है, मूल्यांकन करता है। तुम जहां से 250 लोगों को फेंकोगे, तुम्हारे निर्णय का मूल्यांकन करेगा। नहीं फेंकोगे, उस निर्णय का मूल्यांकन करेगा। और किसके साथ मूल्यांकन करेगा? मूल्यांकन करने के लिए उसके पास कुछ मानक है। अगर हम वही मानक सीख लें तो हम इस केस स्टडी को क्या कर सकते हैं, दुविधा को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दूसरा डिलेमा सुनो, अभी मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, अभी मैं दुविधा बता रहा हूं। 3-4 ऐसी दुविधाएं सुनो। पहले एक सामान्य रोचक दुविधा बताई, दूसरी थोड़ी ज्यादा टेक्निकल दुविधा है। क्या दुविधा है दूसरी टेक्निकल? भारत में एक बहस है, 2014 से बहस चल रही है। क्या बहस है? एक पार्टी है जो कहती है कि भारत का विकास होना चाहिए गुजरात मॉडल पर, गुजरात मॉडल विकास का होना चाहिए। दूसरी पार्टी भारत का विकास केरला मॉडल पर करने की बात करती है। इसका मतलब दुविधा हो गई, गुजरात मॉडल बनाम केरला मॉडल। अब ये है क्या गुजरात मॉडल, है क्या केरला मॉडल? जरा सुनो और सुनकर देखो कैसे बड़ी दुविधा है। गुजरात मॉडल असल में सिंगापुर मॉडल है। तुमने एक देश का नाम सुना होगा, सिंगापुर। 1950-60 में दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था। उसका जो प्रीमियर था उसका नाम था ली कुआन, तो उसका सबसे बड़ा नेता था, उसका नाम था ली कुआन। उसने सिंगापुर के विकास का एक मॉडल बनाया। वो मॉडल क्या था सुनना, वही मॉडल है गुजरात मॉडल। क्या स्ट्रेंथ है उसकी, फिर देखना उसमें वीकनेस क्या है। अगर किसी मॉडल में केवल स्ट्रेंथ है तो कोई दुविधा नहीं, स्ट्रेंथ होगी तो वीकनेस भी आएगी, उसके सबल पक्ष होंगे, दुर्बल पक्ष भी आएंगे। और गुजरात मॉडल यानी सिंगापुर मॉडल सुनने के बाद फिर हम केरला मॉडल पर जाएंगे। और जो मोनालिसा तुम्हारी क्लास में है, जो गुजरात मॉडल पे मोनालिसा बन रहे हैं, मोनालिसा जानते हो ना, उसकी मुस्कान रहस्यात्मक है। अगर उनको काम की बात बताई जाएगी तो मोनालिसा बन जाते हैं। अगर मैं पूछूंगा गुजरात मॉडल क्या है तो 2 लाइन नहीं आएगी, लेकिन क्लास में दांत दिखाने आ जाते हैं। अरे भाई 250 नंबर का पेपर पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारे साथ मजाक करेगी। अगर 7 साल बाद आईएएस नहीं बने, 8 साल बाद, और 8 साल लगा दिया तैयारी में, कहां जाओगे? 160 करोड़ का देश है, रोजगार नहीं मिल रहा यहां, तो सीरियसली पढ़ लो। भले की बात बता रहा हूं, चाहूंगा तो उसको 2 लाइन में खत्म कर देता, बस गुजरात मॉडल और केरला मॉडल की दुविधा भी एक दुविधा है। ऐसी दुविधाओं को जहां हल करते हुए नीति शास्त्र है। छोड़ देता तुम्हारी इकोनॉमी के टीचर के ऊपर, इकोनॉमी का टीचर बताए। क्लास में आईएएस के बच्चों की तरह पढ़ा करो, यहां मोनालिसा बनने थोड़े आए हो। टेम्परामेंट बनाओ आईएएस का। आईएएस बन के जाओगे, किसी मीटिंग में बैठे मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। कौन सा टीचर तुमको पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड होगा जो सीरियस बात पढ़ाना चाहेगा? और ये गुजरात मॉडल केरला मॉडल में ना बहुत सारे इंटरव्यू वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको नहीं पता होता जो इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू की क्लास लेता हूं मैं, तो जो तुमको पढ़ाया जा रहा है तुम्हारी गाइड रूपी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनो इसको। सुनो, तो ये जो ली कुआन साहब थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए, अगर आप किसी राज्य का विकास करना चाहते हैं और एक ऐसे राज्य का जहां लोग अशिक्षित हैं, तो वहां शुरुआत में लोकतंत्र मत ले आइए, सबको बड़ा अधिकार मत दीजिए, मल्टी पार्टी सिस्टम मत खड़ा कीजिए। ध्यान से सुनना बात, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय पद्धति मत खड़ा कीजिए। क्यों? ली कुआन ने कहा कि जनता मूर्ख होती है, उसको बुद्धिमान बनने में, समझदार बनने में वक्त लगता है। यूरोप में जब लोकतंत्र आया, इंग्लैंड में आया, फ्रांस में आया, सैकड़ों साल में लोकतंत्र का मैच्योर हुआ है। लोग वोट की कीमत समझ पाए, लोग मुद्दे समझने में सक्षम हुए। उसने कहा कि एशिया में लोकतंत्र का इतना पुराना इतिहास नहीं है, इसलिए हम अगर अब लोकतंत्र ले आएंगे और 40 साल लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे रहेंगे, तो हमारे राज्य में पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएंगी जो केवल चुनाव जीतने में इंटरेस्टेड होंगी। चुनाव जीतने के लिए देश के हित को कुर्बान कर देंगी। इनकी पार्टी का हित देश के हित के ऊपर होगा। जो पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, जनता को भड़काना चाहेगी, जनता भड़क जाए जिससे दूसरी वाली पार्टी अलोकप्रिय हो जाए। ली कुआन ने कहा कि आप चुनाव करवाएंगे 4-5 साल में, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी दीर्घकालिक सुधार नहीं करेगी, क्योंकि 4 साल में जनता जो समझ पाएगी वही सुधार आपको करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे हैं जिनका परिणाम आप 10 साल 15 साल बाद देखेंगे। जनता के पास आप जाएंगे और कहेंगे हमने तुम्हारे राज्य में वो काम किया जिसका परिणाम तुमको 15 साल बाद मिलना शुरू होगा, जनता नहीं समझेगी। जनता कहोगे 2000 रुपया तो वोट दे देना, जनता तुरंत समझ जाएगी। उसने कहा कि लोकतंत्र अगर ऐसी जनता के बीच ले आओगे, जनता बन जाएगी घूसखोर। जनता क्या करेगी? नेताओं से पैसा लेगी, नेताओं से रेवड़ी लेगी, वोट दे देगी, और उस वोट से करप्ट गवर्नमेंट्स खड़ी होंगी। जिन राजनीतिज्ञों के पास कोई क्षमता दक्षता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी पे नेताओं का कब्जा हो जाएगा, उस पर कब्जा करके अपने परिवार के लोगों से भरना शुरू कर देंगे। ली कुआन ने बात की, इसलिए कहा
कि इंग्लैंड फ्रांस की बात मत सोचो, उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र बनाया तो अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करने के लिए उन्होंने दुनिया को लूटा। इंग्लैंड ने सैकड़ों 60 से 70 मुल्कों को अपना गुलाम बनाया, उनका रिसोर्स लूटा, उससे अपना आर्थिक विकास किया, अपने देश के भीतर लोकतंत्र बनाया। कहा सिंगापुर के पास किसी को लूटने का मौका नहीं है, सिंगापुर 50 मुल्कों को गुलाम बना के नहीं बैठा है। इसलिए सिंगापुर का अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमको पहले आर्थिक विकास पर ध्यान लगाना होगा। जब आर्थिक विकास हो जाएगा तब हम लोकतंत्र को ले आएंगे, क्योंकि लोगों को आर्थिक विकास के बाद एक जीवन शैली की, अच्छे स्कूल की, अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छी रोड की, अच्छी बिजली की आदत पड़ जाएगी, फिर उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी जनता। इसलिए उसने कहा, उसका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर, मन बनाइए लोकतंत्र चाहिए या विकास। उसने दावा किया कि लोकतंत्र विकास दुनिया में सारे मुल्कों में संगत नहीं है। उसने कहा लोकतंत्र के साथ विकास वहीं चल सकता है जहां राज्यों ने फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इन राज्यों में दुनिया को लूटा उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से, अपने देश में लोकतंत्र बनाया, लूट के माल से अपने देश को खड़ा किया है। कहा वहां लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन हमारे यहां हम लोकतंत्र के साथ जाएंगे तो हम बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। इसलिए उसने क्या कहा कि शुरुआत में किसी एशियाई मुल्क के विकास का तरीका क्या होना चाहिए। उसने कहा एशियाई मुल्क के विकास का तरीका होना चाहिए राज्य में नेता के बजाय ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासक, टेक्नोक्रेट्स ये राज्य चलाएं, जिनके पास विशेषज्ञता है। जल का प्रबंधन वो आदमी करे जो जल का विशेषज्ञ है, बिजली सेक्टर को देखे जो बिजली का विशेषज्ञ है, रोड और पोर्ट वो बनाए जो उसका विशेषज्ञ है। और पॉलिटिकल पार्टीज कई ना हो, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी होंगी सत्ता में आने के लिए लड़ेंगी, अधिकार भी जनता को शुरू में ना दिया जाए, नहीं तो कोई भी जनता किसी भी दिन उठ के खड़ी हो जाएगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, ऐसे राज्य में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। उसने क्या कहा, उसने कहा शक्ति का शुरुआत में एक केंद्र रखो, पार्टी के भीतर भी एक बड़ा नेता बनाओ जिसकी बात सब माने, जिससे डिसीजन जल्दी हो, डिसीजन लेने में नेताओं की भूमिका कम हो, विशेषज्ञों की भूमिका ज्यादा हो, स्पेशलिस्ट हो जो डिसीजन ले, प्योर डिसीजन लिए जाए। जनता के जीवन में बेहतरी लाने के लिए पहले उसकी आर्थिक तरक्की की जाए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आधारभूत ढांचे पर निवेश करना पड़ेगा, जिससे हम बाजार को आकर्षित कर सके, निवेशक आकर्षित हो। उसने क्या कहा, सिंगापुर में आप आइए, निवेश करिए, आपकी अलग बस्ती बनाएंगे। सिंगापुर वो राज्य था जापानीज की, कोरियंस की, यूरोपियंस की अलग बस्ती बनाई। कहा तो अपना स्कूल खोलो, तुम्हारे यहाँ 24 घंटे लाइट आएगी, भले सिंगापुर वाले लोग 10 घंटे लाइट देंगे, हम भेदभाव करेंगे शुरुआत में। तो अपना स्कूल चलाओ, तुम्हारी कॉलोनी अलग होगी, क्योंकि तुम पैसा लेके आओ, इंडस्ट्री लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ, शुरू में हमको जरूरत है। और 15-20 साल में जब निवेश का एक आकर्षक वातावरण बन जाएगा, सिंगापुर में रोड बन जाएगी, बंदरगाह बन जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, तो जो पैसा हम टैक्स में लेंगे इन कंपनी से, उससे सिंगापुर के लोगों का एजुकेशन फ्री कर देंगे, उनका हेल्थ केयर फ्री कर देंगे, उनको बिजली 24 घंटे देने लगेंगे। वही साफ पानी जो यूरोपियंस को मिला उतना ही साफ पानी सिंगापुर के नागरिक को मिलेगा। और फिर धीरे धीरे जब जनता को आर्थिक विकास की आदत पड़ जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी रोड ये जरूरी है, तब लोकतंत्र को ओपन कर दो, क्योंकि जनता अच्छे स्कूलों से पढ़ चुकी। हमने स्कूल में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने हेल्थ केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सिंगापुर के लोगों की क्षमता क्या किया, बढ़ा दिया, उनके जीवन में उनकी क्रय शक्ति बढ़ा दी। अब जब ये कर दिया तब लोकतंत्र देना शुरू कर दो, तब अधिकार देना शुरू कर दो। अब नागरिक प्रबुद्ध हो चुके होंगे तो अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये राज्य में अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर भड़केंगे नहीं, इनमें सही पार्टी के चयन की क्षमता बन चुकी होगी। उसने कहा लेकिन अगर आप लोकतंत्र शुरू में ला देंगे तो पार्टीज आपस में लड़ेंगी, राजनीति के कारण ये चुनाव जीतने के लिए चुनावी वायदे करेंगी, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ध्यान में नहीं रखेंगी। निवेशक नहीं आएंगे, उनको लगेगा साल ये सरकार है, ये कह रही है, वायदा कर रही है कि हमारे यहाँ निवेश करो, तुमको छूट देंगे, अगले साल सरकार बदल गई, अगले चुनाव सरकार बदल गई, तो पुरानी सरकार के वायदों को नई सरकार नहीं मानेगी। निवेशक जो पैसा लगाएगा आदमी अपना यूरोप से आके, अमेरिका से आके, वो चाहेगा स्थायित्व। कोई व्यवसायी ऐसे पैसा नहीं लगाता कि 5 साल में पैसा लगाए, पैसा हमारे कमाने के बाद ये सरकार बदल गई, उसने कहा नीति बदल गई हमारी। व्यवसायी तो तब पैसा लगाएगा जब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ब्यूरोक्रेसी खड़ी करोगे, नेताओं को घूस देना पड़ेगा, व्यवसाय नहीं आएगा, भूमि अधिग्रहण मुश्किल होगा, व्यवसाय नहीं आएगा। ली कुआन ने कहा तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी ना हो, ये चुनाव में प्रतिस्पर्धा ना करें इस तरीके से, और निवेशकों को भरोसा हो कि जो एक नेता ने कह दिया वो नेता स्थायी है, वही रहेगा, वो बात पूरी होगी। इसी सिंगापुर के ली कुआन मॉडल को, एक किताब है अमर्त्य सेन की, अगर इसको जरा पढ़ना चाहते हो तो कहां से पढ़ोगे, अमर्त्य सेन की किताब है फ्रीडम इज डेवलपमेंट, हिंदी में आर्थिक विकास और स्वतंत्रता, स्वातंत्र और आर्थिक विकास। उस किताब में पढ़ोगे तो ये मॉडल तुमको वहां विस्तार से मिलेगा। इसी मॉडल को भारत में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल बना दिया। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, क्या किया, एक नेता बन गया गुजरात में, वहां सिंगापुर था, यहां गुजरात ले लो, एक नेता बन गया, पार्टी में कोई नंबर 2 नहीं, जैसे पार्टी के भीतर कोई बहसबाजी ना हो। नरेंद्र मोदी ने किससे चलाया गुजरात को, पॉलिटिशियन से नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी बीजेपी चीफ मिनिस्टर थे, नंबर 2 नंबर 3 जैसी कोई हैसियत किसी की नहीं थी। नरेंद्र मोदी की चेहरे चुनाव लड़ा जाता था। किससे चलाया नरेंद्र मोदी गुजरात को, ब्यूरोक्रेट से। किसको ताकत दी, ब्यूरोक्रेट्स को। क्या किया, भूमि अधिग्रहण आसान कर दिया, निवेशकों को बुलाना शुरू किया, गुजरात में खूब निवेश होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। ये मॉडल मानता है जब हम इस तरह से निवेश करेंगे तो निवेश से रोजगार पैदा होगा, निवेश से आधारभूत ढांचा अच्छा होगा, और इस तरीके से हम एक बार जब आर्थिक विकास कर लेंगे, तब आर्थिक विकास करने के बाद तब मानव विकास, गरीबों का उत्थान, ये सब बात बाद में करेंगे। क्योंकि आप गरीबों का उत्थान करेंगे, जैसे हमने 50 से 91 तक भारत में किया, समाजवादी मॉडल जिसको कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी केरला मॉडल में करने जा रहे हैं इसके बाद। तो 91 में भारत बैंकक्रप्ट हो गया था। 91 में गरीबी हटाते हटाते हम इतने गरीब हो गए कि उसी सिंगापुर मॉडल की तरफ हमको 91 में जाना पड़ा, जिस मॉडल को हम भारत में खराब बताते थे। एग्जैक्टली सिंगापुर मॉडल नहीं, लेकिन 91 में जिधर आपने उदारीकरण, अर्थव्यवस्था को खोल दिया, बाजार को आने के लिए आमंत्रित किया। यही बात ली कुआन कहता था कि आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप लंबे समय तक कल्याणकारी योजनाओं को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कल्याणकारी योजना चलाने के पैसा कहां से आएगा। इसे भारत में क्या पाओगे, जब तक समाजवादी सरकार थी भारत की 91 तक, तब तक भारत में न मनरेगा था, न फूड सिक्योरिटी थी, न मिड डे मील था, कुछ नहीं था।
ये सारी बड़ी बड़ी स्कीम्स, सर्व शिक्षा, मिड डे मील, मनरेगा, ये सब कब आई? भारत के बाजार को खोल देने के बाद। ली कुआन यही कहता था। पहले आर्थिक विकास में जाओ, आर्थिक विकास में जाने के बाद जब तुम्हारे राज्य के पास पैसा आने लगे, टैक्स आने लगे, तब फिर ये कल्याणकारी योजना चलाओ। कल्याणकारी योजनाओं में पहले खर्च करोगे, आर्थिक विकास नहीं करोगे, आधारभूत ढांचा नहीं बनाओगे, बंदरगाह नहीं बनाओगे, रोड नहीं अच्छी करोगे, तो तुम्हारे निवेश करने कौन आएगा? और कोई निवेश करेगा ही नहीं, तो जो कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए कहां से लाओगे? ये ली कुआन मॉडल है। इसमें क्या दिक्कत है? इस मॉडल में जाओगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि सरकार तानाशाह बनने की कोशिश करेगी, जैसा तुम देख रहे हो अभी। नागरिकों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि नागरिक जो रोज झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, इनसे निवेशक घबराएंगे। विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश होगी। एक दल मानेगा कि हमारा लंबे समय तक सत्ता में बने रहना जरूरी है, जिससे निवेशक आएंगे। वही तुम देख रहे हो, बीजेपी में वही ट्रेंड दिखाई देता है। दूसरे दलों को कमजोर करना, दल के भीतर भी एक ही नेता का होना, सरकार में पीएमओ की ताकत मंत्रियों से ज्यादा होना, ब्यूरोक्रेट्स की ताकत काफी बढ़ जाना, ये कुछ कुछ वही मॉडल है जो ली कुआन का। इसमें क्या दिक्कत है? तानाशाही दिखाई देगी, नागरिकों के अधिकार कम हो जाएंगे, लोकतंत्र कमजोर होगा, संस्थाओं को पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका लक्ष्य पहला आर्थिक विकास। तो इस मॉडल में जब हम जाते हैं तो एक तरह की तानाशाही आती है, क्योंकि मॉडल मानता है कि बिना शुरुआती तानाशाही के, इसको उदारवादी तानाशाही कहता था ली कुआन, बिना उदारवादी तानाशाही के तीव्र विकास नहीं होगा। लोकतंत्र में निर्णय बड़ी देरी में होता है, जनता को कन्विंस करने में बड़ा टाइम लगता है, बदलाना आसान है, दीर्घकालिक नीतियां लोकतंत्र में नहीं बनती हैं। ये जो लोग मानते हैं वो लोग इस तरह से एक दल की तानाशाही, सरकार की तानाशाही का समर्थन करते हैं। दूसरा मॉडल कौन सा? दूसरा मॉडल केरला मॉडल है, जिसका समर्थन अमर्त्य सेन ने किया। भारत में ये डिबेट किसके बीच की है? गुजरात मॉडल का समर्थन करते हैं जगदीश भगवती, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और केरला मॉडल का समर्थन करते हैं अमर्त्य सेन, जो हार्वर्ड में पढ़ाते थे। दोनों इकोनॉमिस्ट के बीच 2014 में डिबेट हुई। केरला मॉडल क्या कहता है? केरला मॉडल कहता है मॉडल ठीक नहीं, गुजरात मॉडल। वो कहता है कि अगर इस तरीके से तुम आर्थिक विकास में आधारभूत ढांचे का विकास पहले करोगे, सारा पैसा उसमें डाल दोगे, तो जो भारत में पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, स्त्रियां हैं, जिनकी क्षमता निर्माण के लिए 15, 20 साल, 25 साल लगेगा, इनको आज से शिक्षा देना नहीं शुरू करोगे तो सवर्णों का बराबरी कैसे करेंगे? उच्च जातियों की बराबरी कैसे करेंगे? इनको पोषण देना नहीं शुरू करोगे तो शारीरिक क्षमता इनकी कैसे बढ़ेगी? तो केरला मॉडल क्या कह रहा है? केरला मॉडल कह रहा है मानव विकास पहले करना पड़ेगा। पहले लोगों की शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ाओ, उनमें कौशल पैदा करो, लोकतंत्र मजबूत बनाओ, जिससे नेताओं को अकाउंटेबल बनाया जा सके, अधिकार की चेतना लोगों में ले आओ, अपना अधिकार लेने की भावना लोगों में पैदा हो, ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करो, जनता को मजबूत करो, बेसिक बुनियादी जरूरतें सबकी पूरी करो, वंचित वर्ग का सशक्तिकरण करो। इस पर पैसा खर्च करेगा राज्य। तो जहां गुजरात मॉडल में राज्य पैसा कहां खर्च कर रहा है? पहले रेल पर, हवाई अड्डे पर, बंदरगाह पर, बिजली पर। वही केरला मॉडल में राज्य पहले पैसा खर्च करेगा लोकतंत्र पर, कल्याणकारी योजनाओं पर, वंचित वर्ग के उत्थान पर। वंचित वर्गों का उत्थान होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जब हो जाएगा तब फिर बाजार और आर्थिक मॉडल, आर्थिक विकास करने की कोशिश करो, क्योंकि तब आर्थिक करो, इस पर पैसा खर्च करेगा राज्य। तो जहां गुजरात मॉडल में राज्य पैसा कहां खर्च कर रहा है? पहले रेल पर, हवाई अड्डे पर, बंदरगाह पर, बिजली पर। वही केरला मॉडल में राज्य पहले पैसा खर्च करेगा लोकतंत्र पर, कल्याणकारी योजनाओं पर, वंचित वर्ग के उत्थान पर। और मॉडल कहता है जब वंचित वर्गों का उत्थान हो जाए, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जब हो जाएगा तब फिर बाजार और आर्थिक मॉडल, आर्थिक विकास करने की कोशिश करो, क्योंकि तब आर्थिक विकास जब आएगा तो उसका लाभ जनजातियों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों सब तक पहुंचेगा। अगर आप आर्थिक विकास पहले करोगे तो जो लोग पहले से आगे हैं, सारा आर्थिक विकास, सारा मलाई वही खा जाएंगे। तो केरला मॉडल का कहना है कि मानव विकास पहले होगा, आर्थिक विकास बाद में। अच्छा, राज्य के पास इतना पैसा अगर होता कि मानव विकास भी कर ले, आर्थिक विकास भी कर ले, तो दुविधा होती नहीं। राज्य के पास पैसा इतना नहीं है। अगर मानव विकास करने जाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा पे, मिड डे मील पे, मनरेगा पे पैसा ज्यादा डालेगा, तो रोड नहीं बन पाएगी इतनी तेजी से, बंदरगाह बनेंगे, हवाई अड्डे नहीं बनेंगे, रेलवे नेटवर्क अपग्रेड नहीं होगा, उस पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और रेलवे नेटवर्क अपग्रेड करोगे, बंदरगाह अपग्रेड करोगे, तो फिर मिड डे मील और मनरेगा पे पैसा इतना नहीं डाल पाएंगे। तो केरला मॉडल कह रहा है कि मानव विकास पहले करो, आर्थिक विकास बाद में। गुजरात मॉडल कह रहा है आर्थिक विकास पहले करो, मानव विकास बाद में। गुजरात मॉडल में पैसे का सोर्स पता चल रहा है कि एक बार पैसा आने लगेगा तो सब कल्याणकारी योजनाएं होंगी। इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसकी वीकनेस है कि समावेशी नहीं है, कुछ लोग छूट जाएंगे विकास से। गुजरात मॉडल मानेगा कि आप शुरुआत में सबका विकास करने की कोशिश करेंगे तो विकास चलेगा ही नहीं लंबा, छूट जाएंगे कुछ लोग। इसकी कमजोरी है, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, इसकी कमजोरी है। नागरिकों के अधिकार कम कर दिए जाएंगे, बोलने की आजादी कम होगी, क्योंकि ये क्या चाहता है मॉडल कि नागरिक पहले जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने पर नहीं। और दूसरा वाला मॉडल, केरला मॉडल क्या चाहता है? पहले मानव विकास हो, समानता ज्यादा जरूरी है, मानव विकास ज्यादा जरूरी है। आर्थिक विकास होता रहेगा, धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, लेकिन पहले हमको समानता लानी, पहले लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसकी स्ट्रेंथ है लोकतंत्र, समानता, उत्तरदायी सरकार, बहुदलीय पद्धति। लेकिन इसकी वीकनेस है जब बाजार आएगा नहीं, जब आप ये सब करोगे तो बाजार क्यों आएगा? व्यवसायी तो लाभ कमाने के लिए आते हैं। तुम लोकतंत्र पे सारा पैसा डाल दोगे, रोड खराब रहेगी, तो कोई व्यवसाय क्यों आएगा? जहां ट्रक को 400 किलोमीटर जाने में 2 दिन लग जाएगा, इतने गड्ढे होंगे रोड में, तो व्यवसाय की लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, तो व्यवसाय नहीं करेंगे लोग। यहाँ स्ट्रेंथ है इसकी, लोकतंत्र, समानता इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन निवेश कैसे होगा फिर उस राज्य में? इसका जवाब इसके पास ठीक नहीं है। तो पहले वाले मॉडल के पास जवाब ये नहीं है कि तुम तानाशाही ले आओगे, लोकतंत्र कमजोर करोगे, अधिकार कमजोर करोगे, इस तरह की समस्याएं पैदा करोगे, उनका क्या होगा? आर्थिक विकास तो ठीक है। दूसरे वाले मॉडल के पास लोकतंत्र उसकी अच्छाई है, समानता उसकी अच्छाई है, समावेशन उसकी अच्छाई है, लेकिन आर्थिक विकास में हम इतना पीछे चले जाएंगे तो उसको करेंगे कैसे? इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को फंड कैसे करेंगे? ये जो दो मॉडल हैं, दोनों जो अच्छे लगते हैं सुनने में, अलग अलग नजरिए से, उनमें किसका चुनाव करें? इसमें ये बात नहीं है कि मानव विकास और आर्थिक विकास में एक ही चुनना चाहिए।
एक कह रहा है पहले आर्थिक विकास फिर मानव विकास, दूसरा कह रहा है पहले मानव विकास फिर आर्थिक विकास। दोनों के पक्ष में अपने अपने तर्क और दोनों के खिलाफ अपने अपने तर्क है। ये दुविधा है। तो अगर भाजपा सरकार रही तो सिंगापुर मॉडल चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, अक्सर क्या कहोगे, देखोगे दलितों पिछड़ों की बात खूब कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस गुजरात मॉडल से कौन संतुष्ट हो सकता है, पिछड़े दलित, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार कम खर्च करेगी। ये उद्योग धंधों, बिजली, सड़क, रेलवे नेटवर्क, इस पर ज्यादा खर्च करेगी। इसलिए अटैक करेंगे कि इस राज्य में कुछ व्यवसायी बड़े हो रहे हैं, धनाढ्य बड़े हो रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, तो वो पिछड़ों और पिछड़े वर्गों को लामबंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असमानता से उन्हें नुकसान ज्यादा होगा। तो वो पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? वो पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए वो केरला मॉडल की ओर जाएगी। हालांकि भारत में पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल भी गुजरात मॉडल और सिंगापुर मॉडल पर नहीं रह गया, क्योंकि चुनाव में रेवड़ी जब सारी पार्टियां बांटेंगी तो उसको मजबूरी बांटनी पड़ेगी, लेकिन वो मॉडल उसका नहीं है। उसका मॉडल है व्यापक रिफॉर्म्स का, बड़े सुधारों का। तो एक पार्टी बड़े सुधार की तरफ जाएगी, भले उससे मानव विकास में थोड़े दिन छूट जाए। दूसरी पार्टी मानव विकास, मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, इन पर ज्यादा निवेश करेगी, भले आर्थिक विकास में पिछड़ जाए। ये जो दुविधा है, ये हमारी इकोनॉमी की दुविधा है। कैसे हल करें इसको? इसलिए हमने क्या बनाया, साइंस। कौन सा साइंस? इथिक्स। तो इथिक्स इस तरह की बड़ी डिबेट्स में आप निर्णय कैसे लेंगे, क्या करना चाहिए, इस समाधान का विज्ञान है। मैं कुछ और दुविधाएं तुमको छोटी छोटी बताता हूं जल्दी से, जिससे हम ये समझ सकें कि व्हाई वी आर रीडिंग इथिक्स। मैंने कहा था कि हम इथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए कि इस विषय से क्या सीखेंगे आप। कहा था 3 मकसद से मैं तुमको इथिक्स क्या पढ़ा रहा हूं। एक, नीति शास्त्र की परिभाषा मत रटो, समझो कि सब्जेक्ट किस लिए बना है। तो हम व्यापक समझ बना लेंगे तो 10 लाइन तो एग्जाम में जो 6 मिनट में लिख पाते हैं वो तो 10 लाइन लिख ही देंगे। दूसरा कहा था रुचि बनाना, एक विषय आप पढ़ते हो उसमें आपकी रुचि नहीं होगी तो आप बिना रुचि के रटेंगे सिर्फ उसको, लेकिन अगर आपकी इथिक्स में रुचि बन गई, हाँ ये विषय कुछ काम का लग रहा है, इससे हम कुछ बात नई सीखने जा रहे हैं, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी इससे, वाकई आपकी रुचि बनाना। तीसरा कहा था यूपीएससी के सवाल हल करना। 3 लक्ष्यों के साथ हम इथिक्स का मायने सीख रहे हैं, यूपीएससी के सवाल हल करना, रुचि बनाना और इथिक्स की एक व्यापक समझ बनाना कि ये सब्जेक्ट क्या करने की कोशिश करता है। अब देखो कुछ दुविधा सुनो जल्दी जल्दी। एक भारत में हिंदू धर्म में कहानी है, अगर ये क्लास धर्म की क्लास होती तो मैं उसको कहानी ना कहता, तब मैं उसको वास्तविक चीज मानता। लेकिन इथिक्स में हमारे लिए ये धर्म की क्लास नहीं है, इसलिए इस क्लास में हम जब भी कोई धर्म की बात कहेंगे तो हम उसको एक कहानी की तरह लेंगे। इसलिए ना इथिक्स कड़े दिल वालों का पेपर है, कमजोर दिल वाले लोग जो छुई मुई टाइप के हैं, जिनका आस्था वास्ता हाथ में लिए टहलते हैं, उनके लिए नहीं है पेपर। ये चोट मारने का पेपर है, आपके दिमाग पर, आपके दिल पर चोट मारता है। क्योंकि अगर आप सब सही जानते ही थे तो पढ़ाने का मतलब क्या है? अगर आप सब सही जानते हैं और मैं कह रहा हूं मैं आपको सिखाने आया हूं कि क्या करना चाहिए, क्या सही होता है, आपको पहले से पता है, पढ़ाने का क्या मतलब? जैसे से आप इथिक्स पढ़ेंगे आप पाएंगे कि आप 90% बातें जो जानते थे सब गलत है, उसके पक्ष में कोई तर्क नहीं है, आप सिर्फ उसको परंपरा से मान रहे हैं क्योंकि आपके समाज ने आपको सिखा दिया है। तो हमारे भारत में हिंदुओं की एक कहानी है, कहानी का नाम है महाभारत। टीचर के तौर पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा ना कोई धर्म है ना मेरी कोई जाति है, मैं शिक्षक हूं, इसलिए कहानी हिंदुओं की कहानी है। महाभारत नाम की कहानी है जिसमें 105 भाइयों की प्रॉपर्टी का झगड़ा है। एक तरफ 100 भाई हैं, एक तरफ 5 भाई हैं। 100 भाई को कौरव कहते हैं और 5 भाई को पांडव कहते हैं। ये 5 भाई कह रहे हैं कि जो राज्य है हस्तिनापुर का, एक राज्य है हस्तिनापुर, दिल्ली के नजदीक जगह है, कि हस्तिनापुर का जो राज्य है इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमको भी दे दो। लेकिन जो 100 भाइयों का नेता है दुर्योधन, वो कह रहा है कि नहीं, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र नाम की कविता लिखी है, उसमें उन्होंने बड़ा बढ़िया इसका विवरण दिया पूरी कविता के फॉर्म में, जहां वो पांडव कृष्ण से कहलवाते हैं, कृष्ण उनके दूत हैं। पांडवों की तरफ से 100 भाइयों के नेता कौरव जो है उनके नेता दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेके जाते हैं। क्या कहते हैं? दे दो हमको बस 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। 5 गांव दे दो, बाकी सब राज्य रख लो। दे दो हमको बस 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। दुर्योधन ने कहा 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। समाज जो कहता है कहे, तुम जो दूत बन के आए हो ये प्रस्ताव लेके तुमको बांध दूंगा। इसका मतलब है कि बातचीत से मामला सॉल्व नहीं हुआ। हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं ना, मामला बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। पांडवों ने बहुत कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो तो उनके दूत को बांधने चला है। आपसे बातचीत बेनतीजा रही, तो जब बातचीत फेल हो गई तो पांडवों को लगा ये कि अगर हम अब बातचीत फेल होने के बाद लड़ेंगे नहीं तो फिर तो कोई भी ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी की जमीन छीन ले, पत्नी छीन ले। जैसे रावण की कहानी दूसरी है भारत में, रामायण की कहानी। उस रामायण की कहानी में रावण नाम के राक्षस ने राम नाम के व्यक्ति की पत्नी छीन ली। ताकतवर आदमी पत्नी छीन ले, ताकतवर आदमी जमीन छीन ले, तो लड़ना चाहिए। यह सोच के पांडव कौरवों के साथ लड़ने गए। लेकिन पांडव जब लड़ने गए तो उनका जो सबसे बड़ा योद्धा था उसका नाम अर्जुन है। उसने देखा कौन कौन लड़ने आया है सामने, तो पाया कि सामने तो मेरे इथिक्स के टीचर गुरु द्रोणाचार्य खड़े। एक गुरु द्रोणाचार्य थे, शस्त्र भी सिखाते थे, इथिक्स भी सिखाते थे, नीति और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। अर्जुन को पढ़ाया है, लेकिन राज्य के टीचर थे, इसलिए राज्य से सैलरी लेते थे, इसलिए राज्य दुर्योधन के पास है, उसके पिता के पास है,
तो जब दुर्योधन लड़ाई में आएगा तो उस राज्य के टीचर को जो सैलरी राज्य से ले रहा है उसको भी लड़ाई में आना पड़ा। अब अर्जुन देखता है कि मुझे लड़ना पड़ेगा, पहले अपने एथिक्स के टीचर को निपटाऊं, ये जिंदा रहेंगे तो ये तो जीतूंगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं अपना हक लेना चाहता हूं, अपना अधिकार लेना चाहता हूं, तो मुझे अपने टीचर को मारना पड़ेगा। फिर देखा एक भीष्म पितामह जिनकी गोद में खेला है उनको मारना पड़ेगा। फिर और नजर दौड़ाई तो देखा कि 18 अक्षौणी सेना है, करोड़ों की सेना है, और वो सैनिक जो है उसका इस लड़ाई में कोई स्टेक नहीं है, उनका झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा पांडवों कौरवों का है, लेकिन मारे जाएंगे लाखों सैनिक। जब तक एक तरफ की सेना साफ नहीं होगी तब तक युद्ध कोई नहीं जीतेगा। और उन सैनिकों को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो सब सैलरी वाले सैनिक हैं, उनका झगड़ा कुछ नहीं है, वो तो अपने राज्य से सैलरी लेते इसलिए लड़ने आ गए। अर्जुन जब ये सोचता है क्या सोचता है, इतने निर्दोष सैनिकों को मारूं, अपने गुरु को मारूं, पितामह को मारूं, अपने तरफ के सैनिकों के मरने की बात भी संभव है, इतना मार काट करके क्या करूंगा जमीन लेके। इसलिए उसके मन में एक भाव आता है, क्या भाव आता है कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए परिणाम को ध्यान में रखते हुए मुझे युद्ध से लौट जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए जमीन। लेकिन जरा सोचो कि यही बात राम ने सोची होती तो, कि सीता को रावण उठा ले गया, अब रावण से युद्ध करूंगा, इतने वानर भालू मारे जाएंगे जो मेरी सेना में है, कितना भयंकर नरसंहार होगा। इस आइडिया से तो राम को भी कह देना चाहिए था रावण को कि ठीक है सीता को उठा ले गए भाई तो अपने पास ही रखो। क्या राम ऐसा कह सकते? ठीक लगता? युद्ध से बचने के लिए कह दिया जाए सीता के पास संदेश भिजवाते हनुमान से, हनुमान उसमें कहानी में एक दूत है आप जानते होंगे, कहते कि सीते, हनुमान कहते कि प्रभु ने संदेश भेजा है रामचंद्र जी ने कि सीते तुम अशोक वाटिका में ही रह जाओ क्योंकि लड़ने का कोई फायदा नहीं। बात तो ठीक नहीं लगती। अर्जुन भी ये सोच रहा है कि मैं लड़ने से पीछे हट जाऊंगा तो कल को तो कोई ताकतवर आदमी फिर तो किसी की जमीन हथिया लेगा, न्याय खत्म हो जाएगा दुनिया से। जब वो न्याय के हिसाब से सोचता है तो उसको लगता है लड़ना चाहिए, जब वो परिणाम के लिहाज से सोचता है तो उसको लगता है नहीं लड़ना चाहिए, परिणाम तो भयावह आएगा, मारे जाएंगे बहुत सारे लोग। अब दोनों बातें ठीक लगती हैं, इतना नरसंहार मारकाट ना करें ये बात भी ठीक लगती है, लेकिन न्याय के लिए लड़ें ये बात भी ठीक लगती है। जब दो बातें ठीक लगे और चुन एक ही सकते हो, लड़ोगे तो न्याय तो होगा लेकिन परिणाम खराब आएगा, और परिणाम जो खराब आएगा उससे बचने की कोशिश करोगे तो न्याय छूट जाएगा। एक ही विकल्प चुन सकते हो। क्या ये अर्जुन की दुविधा है, लड़ूं कि ना लड़ूं, न्याय को महत्व दूं कि परिणाम को। जैसे जहाज के कप्तान की दुविधा थी कि जहाज में जो डूबता है डूब जाने तो मैं किसी को नहीं फेंक सकता, मैं किसी कमजोर आदमी की हत्या नहीं कर सकता, एक उसका विकल्प था। दूसरा 200 लोगों को फेंक दूंगा, 250 लोगों को फेंक दूंगा, 250 की जान बचाने की कोशिश करूंगा। दोनों विकल्प उसको ठीक लग रहे थे, अर्जुन को भी दोनों विकल्प ठीक लग रहे हैं, लेकिन तय नहीं कर पा रहा कि इसमें ज्यादा अच्छा विकल्प कौन सा है। गुजरात मॉडल केरला मॉडल में दो विकल्प हैं, तय नहीं कर पाते कौन सा विकल्प चुने। इस तरह के बातों को कैसे हल करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण दुविधा है भारत में, असहयोग आंदोलन। अरे इतना आसान नहीं है राजवंशी न्याय, तुमने बोल दिया। जिस अमर सेन को तुम जानते हो, अमर सेन ने कहा कि गीता उल्टा वाला जो न्याय का मॉडल है बकवास है। उन्होंने कहा आज लगा के दिखाओ न्याय का मॉडल। सेन ने लिखा अपनी किताब में, कौन सी किताब? आइडिया ऑफ जस्टिस। अभी इससे पहले सेन की किताब बताई थी कौन सी? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्थिक विकास और स्वातंत्र। एक उनकी दूसरी किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का स्वरूप। उस किताब में कहते हैं कि आज अगर वो गीता वाला मॉडल की न्याय के लिए लड़ना चाहिए मॉडल हम चुन लें, तो फिर तो हमको किम जोंग उन के ऊपर धावा बोल देना चाहिए, नॉर्थ कोरिया पर धावा बोल देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है अपनी जनता के साथ अन्याय कर रहा है। किम जोंग उन को जानते हो ना, कोरियंस को भूखा मार रहा है, बंद कर दिया पूरी कंट्री को, तानाशाही के साथ उसके परिवार के लोग 70-80 साल से जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप गीता वाले न्याय के मॉडल से जाएंगे कि परिणाम चाहे जो हो युद्ध करेंगे न्याय के लिए, आप नॉर्थ कोरिया पर हमला बोल देंगे, 50 परमाणु बम दाग देगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, न्याय किसके लिए लोगे फिर? सब खत्म, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। इतना आसान थोड़े है, जो मॉडल तुम वहां चुनोगे वही मॉडल यहां भी अपनाओगे। इथिक्स में क्या है, एक मॉडल तुम कहोगे मॉडल चुन लेंगे, इसका मतलब वो मॉडल फिर न्याय का मामला जब आएगा तो वही तुम न्याय और परिणाम में जब चुनना होगा तुम न्याय को चुनोगे। तो किम जोंग उन भी तो न्याय कर रहा है, चुन लो जरा न्याय को। महाभारत की कहानी में तो केवल पशुपत अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, पता नहीं कौन कौन अस्त्र थे, असली थे कि नकली थे पता भी नहीं है। आस्थावान लोगों के लिए असली थे, कहानी के हिसाब से तो पता नहीं असली थे नकली थे, लेकिन यहां तो उसके पास असली परमाणु बम है, 10-10 हजार किलोमीटर की मिसाइल रोज दागता रहता है। कहां जाओगे? तो इसलिए इतने आसान मामले नहीं है, कितनी आसानी से हम कह देंगे न्याय। इतना आसान होता तो फिर तुमको पढ़ाता ही क्यों? फिर तो मतलब इथिक्स पढ़ाने से पहले खत्म हो जाता। ये बड़ी दुविधाएं हैं, ठीक है। ऐसी एक दुविधा है, तीसरी सुनो, तीसरी या चौथी, फिर हम कहेंगे कि ये जो दुविधाएं हैं, ये जो दुविधा बताने जा रहा हूं उसका हल भी बता दूंगा। बाकी दुविधाओं का मैंने हल नहीं बताया, ये वाली दुविधा बताने जा रहा हूं उसका हल भी बता दूंगा, इससे आप समझ पाएंगे। 2 सवाल लिखा है ना, दुविधा क्या होती है इस तो समझ गए, महाभारत के उदाहरण से दुविधा क्या होती है समझ गए, गुजरात मॉडल केरला मॉडल की डिबेट से दुविधा क्या होती है समझ गए, जहाज वाले उदाहरण समझ गए दुविधा क्या होती है। ऐसी कोई दशा जिसमें एक से ज्यादा बातें सही लग रही हो लेकिन कोई कंप्लीटली हानि से मुक्त ना हो, चुनोगे तो कुछ दिक्कत उसमें भी आएगी, दूसरे वाले चुनोगे अच्छा ही लेकिन दिक्कत आएगी, ऐसी स्थिति को दुविधा कहते हैं। अब दुविधा समाधान का हम एक उदाहरण देखने जा रहे हैं। कोई अंतर नहीं आया राजलक्ष्मी जी, उस कहानी में भी योद्धाओं के पास ऐसे अस्त्र थे, अगर उस कहानी की बात आप कर रही हैं, उस कहानी में भी कहा गया है कि ऐसे अस्त्र थे जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाती, ब्रह्मास्त्र है, कहानी में भी है। अब या तो कहानी कभी नकली है, वो तो नकली कहानी तो फिर तो बात ही नहीं रहेगी, फिर तो अस्त्र छूटेगा कहां। लेकिन अगर उस कहानी को असली माने कि दोनों पार्टी के पास बड़े बड़े अस्त्र हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल टाइप की टेक्नोलॉजी उनके पास भी थी, जैसा हिंदू कहते हैं कि उस कहानी में है, तो दुर्योधन किम जोंग उन ही था। उसके तमाम अस्त्र क्यों काम नहीं किए, उनकी कहानी में व्याख्या है बहुत। कर्ण का अस्त्र कैसे काम नहीं किया, क्या हो गया, कैसे छल प्रपंच उसके साथ हुआ, बहुत सारी कहानियां उसमें। देखिए एक दूसरा उदाहरण सुनिए,
हाँ, गीता की जो एथिक्स है उसी उसी दुविधा को सुलझाने के लिए आई है। तो पूरी गीता नाम की जो किताब है वो दुविधा समाधान का एक मॉडल है। महाभारत तो बड़ी चीज है, महाभारत में शांति पर्व में एक किताब है, वो किताब कृष्ण नाम के व्यक्ति ने इसी अर्जुन की दुविधा को सुलझाने के लिए जो एथिकल आर्गुमेंट्स दिए उनकी किताब है। उसकी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। अब जरा आइए आगे सुनिए। इस रफ्तार से हम पढ़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि चलो इस बहाने ही सही कम से कम शुरुआत में तुम्हारी एथिक्स में एक रुचि बन जाए, इंटरेस्ट बन जाए, तो आगे की चर्चा करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट दुविधा ये बताने जा रहा हूं। भारत में एक बड़े ख्यातिनाम व्यक्ति हैं मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं। एथिक्स में हमारे लिए सिर्फ गांधी हैं। अच्छा, एथिक्स में गांधी है, गांधी जी नहीं, क्योंकि अगर एथिक्स में गांधी गांधी जी हो जाएंगे तो फिर मार्क्स भी मार्क्स जी हो जाएंगे, प्लेटो भी प्लेटो जी हो जाएंगे, तो यहां जी कोई नहीं होगा। यहां हमारा संबंध पढ़ाई करते समय उस व्यक्ति के विचार से, व्यक्ति से नहीं। जब इतिहास पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी हो सकते हैं वो, जब हम अपने राष्ट्र के महापुरुष के रूप में देखते हैं तो बापू हो सकते हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं। लेकिन एथिक्स में हर थिंकर एक विचारक है मात्र। क्यों? क्योंकि हम एथिक्स में न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, इम्पार्शियल, निष्पक्ष अप्रोच को महत्व देते हैं, निष्पक्षता। तो यहां अंबेडकर भी केवल अंबेडकर रहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंबा चौड़ा नहीं, भीमराव अंबेडकर केवल। गांधी भी महात्मा गांधी ने केवल गांधी, क्योंकि अगर आप अत्यंत निष्ठा के साथ एक व्यक्ति के प्रति आएंगे तो फिर तो आप तो पहले मान चुके उसका विचार सही है, तो फिर क्रिटिकल इंक्वायरी क्या करेंगे? इसलिए इस विषय में आपके दिमाग की सफाई, क्लींजिंग भी होनी जरूरी है। चलिए आइए जरा। गांधी नाम के व्यक्ति ने एक आंदोलन की डिक्लेरेशन की, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो दुविधा कैसे बनेगी। अब एक आंदोलन शुरू किया आपने, इसमें एक साध्य है, साध्य का समझते हो? लक्ष्य, लक्ष्य देश की आजादी, लक्ष्य स्वराज, अंग्रेज चले जाए। लेकिन गांधी ने कहा कि जो आंदोलन होगा वो आंदोलन होगा अहिंसक तरीके से, आंदोलन अहिंसक होगा, साधन होगा अहिंसा, साध्य होगा आजादी। कहते हैं देश का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, क्योंकि इसके पहले 1857 की जो गदर हुई थी उसमें जमींदार, राजा रजवाड़े, उच्च वर्ग के कुलीन लोग शामिल हुए थे, जिनकी जमीन अंग्रेज छीन रहे थे। चर्बी कारतूस का मामला था, कुछ धर्म के लोग उसमें शामिल हो गए, लेकिन मूलतः वो पूरे भारत का आंदोलन नहीं था। असहयोग आंदोलन, वकील शामिल हुए इसमें, स्टूडेंट शामिल हुए इसमें, प्रोफेशनल शामिल हुए इसमें, आम जनता शामिल हुई इसमें, पूरे देश में आंदोलन का माहौल है। लेकिन आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह पे पुलिस वालों ने जब जनता के साथ मारपीट की, जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो जनता ने अहिंसा को छोड़ दिया। अब पुलिस वालों को चौकी में बंद करके जला दिया, पुलिस चौकी में बंद करके जला दिया, 27 पुलिस वाले जल गए। गांधी ने क्या कहा था? लक्ष्य आजादी है, स्वराज है, तरीका अहिंसा होगी। अब एक दुविधा खड़ी हो गई, क्या आंदोलन पीक पर जा रहा है अपने, अगर इस घटना में जिसमें हिंसा हो गई उसके कारण आंदोलन वापस ले लें तो पूरे देश में जनता निराशा में चली जाएगी, दोबारा कभी आंदोलन करेंगे आएगी नहीं, भरोसा नहीं करेगी। एक चौकी फूकी है जनता ने, आग लगाई है, अंग्रेज इसका प्रतिकार करेंगे तो प्रतिकार करेंगे जनता और भड़केगी। और 50-60 हजार अंग्रेज उस समय देश में थे, अपने पीक पर भी 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज भारत में नहीं रहे। 50-60-70 हजार अंग्रेज अगर सब भारत की जनता सड़क पर आएगी, इनको मार काट के भगा देगी, लड़ नहीं पाएंगे। तो अगर गांधी लक्ष्य के हिसाब से देखते तो आंदोलन को चलने देना चाहिए, क्योंकि आंदोलन और भड़केगा तो आजादी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें भारत का हित है, भारत का हित आजादी में। लेकिन गांधी अगर देखते हैं कि इसमें हिंसा हुई, नियम तोड़ दिया गया, तो नियम टूट गया, साधन गलत चुना जनता ने, फिर आंदोलन वापस लेना चाहिए। गांधी को दोनों बात ठीक लगती है, देश की आजादी भी ठीक लगता है, परिणाम भी ठीक लगता है, अच्छा परिणाम आना चाहिए, आजाद होना चाहिए देश, ये भी ठीक लगता है। लेकिन गांधी को भी ठीक लगता है कि जनता को जब अहिंसक आंदोलन शुरू से बताया गया था, नियम तय था, तो उस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, साधन खराब नहीं चुनना चाहिए। अब गांधी अगर साधन को ज्यादा महत्व देंगे अहिंसा को, तो आंदोलन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन अहिंसक नहीं रह गया। और गांधी साध्य को ज्यादा महत्व देंगे, लक्ष्य को, तो आंदोलन चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना, आजादी प्राप्त करने की, स्वराज प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई। गांधी ने क्या किया, इसमें दुविधा का समाधान बता रहा हूं, देखना समाधान जो समझाऊंगा कैसे समझना उसको ध्यान से। गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, इतना बहादुर आदमी। आज के नेता अपनी इमेज से इतना डरते हैं, जनता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं आज के नेताओं में। और एक नेता देश में उस समय ऐसा है जो अपनी इमेज की परवाह नहीं कर रहा, पूरे देश का मूड उसके खिलाफ है, आंदोलन चलते रहना चाहिए, देश का मूड ये है। अब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, न अपनी इमेज की चिंता की, न अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता की, न इसकी चिंता की लोग क्या कहेंगे, लोग गांधी पर भरोसा खो बैठेंगे, किसी की चिंता नहीं की। क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। क्या हुआ उसके बाद? देश की आजादी अगर जो संभावित 21-22 में मिल जाती हमको, 25-26 साल लेट हो गई। उस 25-26 साल में क्या हुआ? 25-26 साल भारतीयों में जो आजादी की लड़ाई में आए, उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई, पूरी बात ध्यान से धैर्यपूर्वक पहले सुनना, अभी कमेंट मत करना। उनके दिमाग में बात बैठा दी गई कि कितना भी पवित्र लक्ष्य तुम्हारा हो, तुम अहिंसा नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते हो। कितना भी पवित्र लक्ष्य हो, हिंसा नहीं कर सकते हो। परिणाम क्या हुआ? आगे 25-26 साल भारत के आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले लोगों ने लाठी खाई, जेल गए, भूख हड़ताल की, मारे गए,
आजादी की लड़ाई में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सीखा। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या होता है? यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या कहते हैं आप? हिंसा नहीं करेंगे। सरकार क्या कहती है? हथियार रखो तब बातचीत करेंगे। जनता ने अहिंसा सीखी कि हमारी मांग कितनी भी जायज हो, हम बंदूक नहीं उठा सकते। ठीक है, गांधी ने निर्णय लिया। उस निर्णय से जनता ने 26-27 साल लाठी खाना सीखा, जेल में टॉर्चर झेला, और भारत आजाद हुआ 47 में। अब जो देश आजाद हुआ, इसके सारे नेता कौन से हैं? इसके नेता गोली मारने वाले नहीं है, इसके नेता भीड़ से लोग को जलवाने वाले नहीं है। इसके सारे नेता जो शुरुआत में भारत के थे, वो सब जेल जाने वाले नेता थे। कोई बड़ा वकील था सरदार पटेल, वकालत छोड़ के जेल में रह के आजादी की लड़ाई लड़ा। नेहरू के पिता इतने बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू, विलासतापूर्ण जीवन जी सकते थे, वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। बहुत बड़े बड़े नेता सब जेल गए, सब पिटे अंग्रेजों से, सबको यातना सहनी पड़ी। जब इन नेताओं से देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सैकड़ों समस्याएं थी। लोग कहते थे ये तो देश नहीं है, ये कल्चर का अमेज़न है। जैसे अमेज़न जंगल अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है, जैसे लोग कहते थे इसमें सैकड़ों भाषा बोली है, इसमें सैकड़ों समाज हैं। देश थोड़े भानुमति का कुनबा है, अंग्रेजों ने उसको एक किया है, इसमें रजवाड़े हैं 50-50, 500, 600 प्रिंसली स्टेट्स हैं। ये देश कैसे बनेगा? लोकतंत्र चलेगा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था भारत में। लेकिन भारत आजाद हुआ, इतनी विविधता, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर, इतनी गरीबी। लेकिन चूंकि जनता ने भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन इस सबको सीख लिया था, तो जब जनता के सामने आजादी की बात चुनौतियां आई तो जनता ने हथियार नहीं उठाया, गोली नहीं मारी एक दूसरे को, बातचीत की, भूख हड़ताल की, धरना दिया, प्रदर्शन किया। इससे लोकतंत्र मजबूत होता गया और हमारा देश चल पड़ा। अब इस बात को ठीक से समझने के लिए भारत की आजादी से दो मुल्क बने। एक गांधी की आइडिया से बना भारत, इसलिए अहिंसा वाला रास्ता मुख्यतः अपनाया, और दूसरा राज्य बना जिन्ना का पाकिस्तान। जिन्ना के सामने भी दुविधा आई। क्या दुविधा आई? जिन्ना को क्या बनाना था? गांधी को चाहिए थी भारत की आजादी, जिन्ना को चाहिए थी मुसलमानों की आजादी। जिन्ना ने क्या किया? गांधी ने किसको ज्यादा महत्व दिया? साधन को। अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया, साध्य को नहीं। जिन्ना ने किसको महत्व दिया? पाकिस्तान बनने को ज्यादा महत्व दिया, साधन को नहीं। जिन्ना ने क्या कहा? लड़के लेंगे पाकिस्तान, भड़काया, दंगे करवाए, पाकिस्तान बन गया। कैसे बना पाकिस्तान? शक्ति से, हिंसा से, दंगे से। क्या दिया जिन्ना ने नारा? डायरेक्ट एक्शन का, सीधी कार्रवाई करो, मारो काटो पाकिस्तान लो। नवाबों के साथ हाथ मिला लिया, जो भूमाफिया थे उनके साथ हाथ मिला लिया, पाकिस्तान बन गया। अब भारत पाकिस्तान देखो, दो राज्य बने। दोनों कौन से राज्य थे? एक ही कल्चर दोनों का, वही गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य वाले राज्य दोनों के। उधर तक्षशिला, हमारे यहां नालंदा, गांधार कला वाला राज्य, एक तरह के खान पान, एक तरह का म्यूजिक, सब कुछ एक। लेकिन पाकिस्तान बनने के दो हिस्सों में टूट गया। पाकिस्तान का भूभाग घट गया, भारत का भूभाग बढ़ गया। भारत में सिक्किम मिल गया, वो हमारे साथ आ गया। भारत का भूभाग बढ़ा, पाकिस्तान का छोटा हुआ। पाकिस्तान में लोकतंत्र आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्ना ने जो कहा कि मार काट के पाकिस्तान लेंगे, तो जिस दिन पाकिस्तान बना उसके कोई नेता जेल नहीं गए थे। न जिन्ना कभी जेल में रहे, न पाकिस्तान में आगे आने वाली कोई पीढ़ी के नेता जेल में रहे। सब कौन थे? सब नवाब, लैंडलॉर्ड, एलीट क्लास। इनकी न समानता में कोई रुचि थी, न जनता में कोई रुचि थी, न लोकतंत्र में कोई रुचि थी। मुस्लिम लीग के सारे जो जिन्ना के समर्थक थे, उनकी लोकतंत्र में कोई रुचि नहीं थी, दंगाई थे। क्या हुआ? एक ही कल्चर के राज्य से दो टुकड़े हुए, जिनका हजारों साल का इतिहास कॉमन था, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों ने राज्य बनाया। इसलिए पाकिस्तान बनने के बाद क्या तय हो गया? उसने हिंसा को चुना था, हिंसा से आजादी पाई थी। इसलिए पाकिस्तान बनने के बाद जो संस्था हिंसा ज्यादा कर सकती थी, वो पाकिस्तान को चलाएगी। कौन हिंसा ज्यादा कर सकता है? सेना। इसलिए जिस दिन पाकिस्तान बना, जिन्ना के मरते ही तय हो गया कि पाकिस्तान पावर से बना है, इसलिए पावर जिसके पास ज्यादा होगी वही पाकिस्तान राज्य चलाएगा। एक कहावत है दुनिया में कि दुनिया में राज्यों के पास सेना होती है, पाकिस्तान में सेना के पास राज्य है। पाकिस्तान में आज तक कोई गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इमरान खान की सरकार जो पिछली जो चली गई, उसके कार्यकाल पूरा होने की उम्मीद थी, वो भी 3 साल में विदा हो गई। 4 साल का कार्यकाल होता हुआ 3 साल में विदा हो गई। कोई सरकार आज तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। पाकिस्तान में लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, AK-56 AK-47 लेकर रैली में निकलते हैं। भारत में तुमने सुना है कि कोई आदमी ग्रीवांस हो किसी एक से दूसरे का और स्कूल में घुसे 147 बच्चों को गोली मार दे? पाकिस्तान में पेशावर के एक स्कूल में जो लोग नाराज थे सरकार से, एक स्कूल में घुसे और डेस्क के नीचे से निकाल के 8 साल 7 साल के 147 बच्चों को मर्डर कर दिया, गोली मार दी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी राज्य के DNA में हिंसा डाली गई। जिस राज्य में सिखाया गया कि हिंसा सही है, लाठी मत खाओ, उस राज्य में कोई बातचीत से समाधान नहीं करता, सब ताकत से करते हैं। आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उन्होंने पाकिस्तान के नेता, सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान को 1.5 साल से जेल में बंद करके रखा है। इमरान खान आ जाएंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जेल में भेज देंगे। भारत में हमने निवेश किया अहिंसा पर, उससे हमको आजादी देर से मिली, लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, लेकिन लोगों ने समझ लिया ये कि बातचीत से मामला सुलझाना पड़ेगा। जरा सोचो, जैसे जरा कल्पना करो कि अगर 21 में हमको गोली मारने से आजादी मिल गई होती, 1921-22 में गोली मारने से आजादी मिल जाती, तो जब आप आजाद होते, 22 में आजाद हो जाते, मान लो 47 में 22 में आजाद हो जाते, तो हमारी आस्था बंदूक पर बढ़ती या घट जाती? अगर हमको आजादी गोली मारने से, जलाने से मिली होती, तो हिंसा में हमारी आस्था बढ़ जाती। और अगर हिंसा में हमारी आस्था बढ़ जाती, तो आजाद होते तो दलित क्या करते? सवर्णों को गोली मार देते, क्योंकि सवर्णों ने बहुत शोषण किया दलितों का। स्त्रियां किसी दिन समझदार हो जाएंगी, पुरुषों को गोली मार देंगे क्योंकि वो रेप कर रहे हैं, मॉलेस्टेशन कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। तमिल हिंदी गोली मार देते, हिंदी बोलने वाले तमिल गोली मार देते। तो जिसको जिसको गिरवा होता सब गोली मारते फिरते। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों को जलाया होता, गोली मारी होती, तो हम भी न्याय के लिए जिसके साथ पता चलता हमारे साथ कोई छेड़खानी हुई, हम गोली मार देते निकल उस आदमी।
भारत में नहीं होता, नहीं हुआ बहुत लंबे समय तक। अब आगे क्या होगा तो पता नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो हमारा साध्य था आजादी, उस परिणाम के लिए भी हमने शुरू में नियम से समझौता नहीं किया। अगर भारत को आजादी दिलवाई होती, मान लो क्रांतिकारियों ने, हाइपोथेसिस है, क्रांतिकारी हमारे हीरोज हैं, पर्सनली सेक्रीफाइस किया उन्होंने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु ने, सूर्यसेन ने, लेकिन मान लो उन्होंने आजादी दिलवाई होती, चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार के आजादी दिलवाई होती, हमारे हीरो होते। जब 47 में आजाद होते, आपके साथ कहीं अन्याय होता तो क्या करते? आप भूख हड़ताल करते, गोली मारते। अगर हीरो हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं तो गोली मारते। हम कहते हैं अन्याय होगा तो गोली मार देंगे, क्योंकि हमने वही सीखा होता। देश कैसे चलाते? इतने बड़े देश में सैकड़ों पहचाने रहती हैं, सबकी कुछ न कुछ नाराजगी है, सब गोली मारते रहते, सबको लगता है अन्याय हुआ है, पूरे राज्य में हिंसा की मात्रा जरा कल्पना करो। यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान वायलेंट स्टेट बन गया है, पुलिस स्टेट बन गया है। देखिए, एक ही हजारों साल हमारा इतिहास साझा है। 47 में पाकिस्तान बना, पहले पाकिस्तान नाम थोड़ी कुछ है। सिंधु सभ्यता का वही क्षेत्र हमारा, इनका वही गांधार कला, वही कुषाण का क्षेत्र, सब तो एक ही है। इसका तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम इथिक्स में देखा कि गांधी के सामने दुविधा थी, जिन्ना के सामने भी दुविधा थी। जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, जिन्ना के पास दुविधा थी कि पाकिस्तान कैसे बनाएं, बातचीत करके, लंबी प्रक्रिया से, जेल जाके, धरना देके, भूख हड़ताल करके मुसलमानों को कन्विंस करें कि अलग राज्य बनाएं, या जो सबसे प्रभावी साधन हो, जो हमको क्या कर सके, आजादी जल्दी दिलवा दे, परिणाम जल्दी ले आए, उसको चुन ले। जिन्ना ने अच्छे साधन की चिंता नहीं की, जिन्ना ने लक्ष्य प्राप्त करने की चिंता की। गांधी ने लक्ष्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया, प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया। जब तुम दुविधा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने क्या होगा? कई बार ऐसी चीज आएगी, साध्य अच्छा है, जैसे भी जहाज वाला उदाहरण, साध्य अच्छा है उस कप्तान का कि 250 लोगों को नदी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, 250 लोगों की जान बचा लो, 250 लोगों को समुद्र में फेंक दो, 250 की जान बचा लो। साधन तुम कैसे चुन रहे हो? गलत। 250 लोगों को फेंक रहे हो, तब 250 लोगों की जान बचा रहे हो। गांधी के हिसाब से नहीं स्वीकार करेंगे गांधी इसको। लेकिन कोई परिणाम वाला आदमी होगा तो क्या कहेगा? 250 की बच रही है, 250 की बच रही हो तो चाहे जो करना पड़े कर दो। तो दो तरह के मॉडल बने इसका मतलब एथिक्स में। एक क्या? एक जो कहेगा साध्य से ज्यादा महत्व साधन को दो, साध्य से ज्यादा महत्व साधन को दो, और दूसरा कहेगा साध्य को, लक्ष्य को ज्यादा महत्व दो, साधन को नहीं। यूपीएससी का 10 नंबर का सवाल है। जब पढ़ा लूंगा तो दिखाऊंगा कि इस पूरे लेक्चर जो मैंने दिया होगा 3 दिन में 50-60 नंबर का सवाल सिर्फ इसी से हल होगा। अब तुमको चुनौती दूंगा कि ये सवाल जरा हल करके अपने गाइड से दिखाना मुझे, कहीं लिखा हो तो इथिक्स एक ऐसा साइंस है जो क्या करेगा? जैसे गांधी का एक मॉडल है दुविधा हल करने का। क्या मॉडल है? कि साध्य साधन में टकराव हो जाए तो साधन से समझौता मत करो। अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए भी खराब साधन मत चुनो। और दूसरा मॉडल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का, जो क्या मानते हैं? साध्य पवित्र हो, दुनिया में समानता लाना अगर पवित्र चीज है, लक्ष्य पवित्र है, तो क्रांति से, हिंसा से, सत्ता परिवर्तन से कैसे भी होता हो करो। इसलिए दुनिया में जो मार्क्सवादी राज्य हैं, वेनेजुएला, क्यूबा, चाइना, रूस, इन्होंने साध्य को ज्यादा महत्व दिया, लक्ष्य को ज्यादा महत्व दिया, साधन को नहीं। और भारत में साधन को ज्यादा महत्व दिया गया, लक्ष्य को नहीं, साध्य को नहीं। अब जरा देखो, क्या दुनिया में कोई ऐसा कम्युनिस्ट कंट्री जानते हो जो हिंसा से आजाद हुआ है और जहां आज लोकतंत्र चल रहा हो? जितनी कम्युनिस्ट कंट्री दुनिया में पाओगे, सब में आजादी जल्दी आ गई। रूस में 1919 में ही रूस की क्रांति से जारशाही को उखाड़ फेंका उन्होंने। हमने अंग्रेजों को भगाया, उन्होंने जारशाही को उखाड़ फेंका। लेकिन क्या रूस में लोकतंत्र है आज? जिस हिंसा से जार को उखाड़ फेंका लेनिन ने, लेनिन के समर्थकों ने, वही हिंसा आज रूस का राज्य अपने नागरिकों के साथ कर रहा है। रूस में तानाशाही है, चीन में तानाशाही है, क्यूबा में तानाशाही है, और जहां तानाशाही नहीं वहां हिंसा भी जारी है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क जो कम्युनिस्ट मुल्क थे, वहां हिंसा जारी है। तो जो गांधी का आइडिया हो क्या है? गांधी का आइडिया है कि साध्य कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, साधन खराब मत चुनो, क्योंकि खराब साधन चुनोगे तो जो तुम लक्ष्य प्राप्त करोगे लंबे समय तक टिकेगा नहीं। जल्दी मिल जाएगा लक्ष्य, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। इसका मतलब ये एक आर्गुमेंट है जिससे आगे जब हम दुविधा हल करेंगे तो क्या देखेंगे? क्या हमको किसी गलत साधन को इसलिए चुन लेना चाहिए क्योंकि उससे कोई अच्छा परिणाम जल्दी मिल रहा है? गांधी का आइडिया अगर अप्लाई करोगे तो कहोगे नहीं चुनेंगे। एक मॉडल है। ऐसे और कितने मॉडल हो सकते हैं दुविधा हल करने के? जहां हम इस तरह के मॉडल्स की पढ़ाई करेंगे, उसी साइंस को क्या कहेंगे? इथिक्स। करीब करीब हर साल 120 नंबर में से 80 नंबर की 4 की स्टडी ऐसी आएंगी जिसमें तुमसे कहा जाएगा कि घूस दे दो तो तुमको टेंडर मिल जाएगा, और टेंडर मिल जाएगा तो तुम्हारी कंपनी बच जाएगी क्योंकि कंपनी घाटे में है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है। एक सरकारी टेंडर तुमको मिल सकता है, कंपनी बच जाएगी, लोगों की नौकरी बच जाएगी, तुम्हारी भी चीजें बच जाएंगी, लेकिन घूस देना पड़ेगा। गलत साधन चुन लो, कंपनी बच जाएगी। इसका मतलब ये केस स्टडी कैसी है? क्या कह रही है? करप्शन को स्वीकार कर लो, साधन थोड़ा खराब चुन लो तो लक्ष्य अच्छा आ जाएगा। तो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम इसको स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। गांधी के आइडिया जाओगे क्या कहोगे? नहीं करेंगे। जो तर्क मैंने सिखाया वो तर्क यहाँ लिखोगे। लेकिन दूसरे आइडिया जाओगे बताओगे करेंगे, तो उस केस स्टडी में तुमको डिबेट करनी पड़ेगी। इसलिए लिखा जाता है कि हमारे पास ये 4 विकल्प हैं। केस स्टडी जब देखोगे कोई सवाल जो आया होगा उसमें विकल्प बनाए जाते हैं और कहा जाता है हर विकल्प का गुण दोष बताओ। तो जिस विकल्प में कहा गया होगा कि कंपनी बचाने के लिए एक बार भ्रष्टाचार कर लेना चाहिए, घूस दे देना चाहिए, उस विकल्प का जब गुण देखेंगे तो क्या बताएंगे? परिणाम अच्छा आएगा, साध्य अच्छा आएगा। लेकिन क्या कहेंगे? साधन गलत चुना तो दीर्घकाल में परिणाम खराब आ सकते हैं, दीर्घकाल में इससे दिक्कत आ सकती है। गांधी का जैसे आइडिया दोष है। दूसरे विकल्प चुनेंगे, उसमें कोई और दूसरा मॉडल लगाएंगे। इस तरीके से एथिक्स दुविधा समाधान के ढेर सारे जो मॉडल लेगा, जैसे गांधी का मॉडल एक मॉडल है कि साध्य साधन में टकराव हो जाए तो साधन को कहीं मत छोड़ो, अच्छे साधन को मत छोड़ो। वैसे और कितने मॉडल हैं? उन मॉडल्स को हम पढ़ते जाएंगे तो हमारी
केस स्टडी में आर्ग्यूमेंट बनाने की क्षमता बढ़ती जाएगी, अलग अलग विकल्पों के गुण दोष जांचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से जब हम किसी केस स्टडी को, किसी दुविधा को हल करेंगे तो हम कहेंगे जिस साइंस से हमने हल किया, जिसने हमको गांधी की तरह ढेर सारे मॉडल सिखाए, जिस मॉडल से हम दुविधा को हल कर पाते हैं, वही इथिक्स है। तो नीति शास्त्र वो विज्ञान है जो गांधी, मार्क्स, मिल, रॉल्स, कांत, गीता ऐसे दर्जनों मॉडल आपको बताएगा, जिन मॉडल का प्रयोग करके आप अलग अलग दुविधाओं को हल कर सकते हैं। आपको अलग अलग केस स्टडी में पता करना पड़ेगा कि उस केस स्टडी में कौन सा मॉडल अप्लाई होगा। जैसे मैथ्स में आप क्या करते हैं, कोई सवाल आता है, आपको 4 फार्मूला पता है, पता करते हैं सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। वैसे केस स्टडी जब पढ़ोगे, केस स्टडी में दुविधा होगी, उस दुविधा को पढ़ने के बाद क्या ढूंढोगे, इस वाले केस स्टडी में गांधी का मॉडल लग सकता है क्या, नहीं लगेगा क्या, रॉल्स का लग सकता है क्या, कांत का लग सकता है क्या, सुखवात का लग सकता है क्या। जितने मॉडल तुमने सीखे होंगे उनमें से कौन सा मॉडल लगेगा, ये पहचान के उस दुविधा को हल करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि नीति शास्त्र विज्ञान है जो आपको दुविधा हल करने के लिए ढेर सारे मॉडल देता है, इसीलिए इसको दुविधा समाधान के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो एथिक्स का एक मायने क्या था, एथिक्स का एक मायने था मानकीय विज्ञान है, चाहिए की तलाश करता है, आदत की तलाश करता है, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए। दूसरा मायने क्या हुआ, दुनिया में चाहे इकोनॉमी की दुविधा हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी की दुविधा हो, चाहे कानूनों की दुविधा हो, चाहे साध्य साधन की दुविधा हो, ऐसी जितनी दुविधाएं हैं उनको हल करने के अलग अलग मॉडल्स कौन से हैं। और अगर हम ये सारे मॉडल्स पहले समझ लें तो हम फिर इन्हीं मॉडल्स को पढ़ के दुविधाओं को हल करने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो वो विषय जो दुविधाओं को हल करने के लिए मॉडल बनाता है, उनको हल करने का तरीका बताता है, उसी विषय को नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको दुविधा समाधान का विज्ञान भी कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा होगी। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात पर कोई सवाल पूछना है बताओ, फिर तीसरी बात पर चलते हैं। अभी मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाऊंगा, उसके लिए तुमको भी कई और क्लास करनी पड़ेगी, तब हिंदू मुसलमान तक पहुंचोगे। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट तुम्हारे भी इग्नोर करूंगा जो मेरे ख्याल से तुमको अगली क्लास में क्लियर हो जाएंगे। मैं अच्छा, ये सवाल भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे बनने शुरू, इसका मतलब है तुम्हारी रुचि बढ़ रही है। जब बच्चे बहुत कमेंट करने लगे, अलग अलग बात लिखने लगे, समझ लीजिए कि उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। तो शुरुआती आइडिया यही है कि पहले आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो, एंगेज हो। तो आप अपने जो क्लास का रिवीजन कैसे करोगे, इसका रिवीजन करने का मतलब है कि तुम क्या इस सवाल का जवाब जानते हो, दुविधा क्या होती है। अगर तुम सवाल का जवाब जानते हो दुविधा क्या होती है, जैसे इकोनॉमी में फॉरेन पॉलिसी क्या दुविधा है, हम वैश्विक नियम बचाएं, वैश्विक शांति पर ध्यान दें, या अपने राष्ट्र का हित पूरा करें। राष्ट्र का हित पूरा करेंगे तो कई बार वैश्विक शांति के खिलाफ जाएगा। जैसे अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा, दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। कह रहा गाजा में अमेरिका कब्जा होगा, अमेरिका का हित पूरा होगा, लेकिन वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। एक विदेश नीति क्या होती है, राष्ट्रीय हित को पूरा करो, जो हमारे देश के हित में वही करो। तो दुनिया के सारे देश यही करने लगेंगे तो राष्ट्रीय हित तो पूरे होंगे, लेकिन वैश्विक हित खत्म हो जाएंगे। जैसे भारत कहते हैं हमारे राष्ट्रीय हित में खूब इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाओगे, लेकिन वैश्विक हित तो पर्यावरण संरक्षण का है, वो खत्म हो जाएगा, पर्यावरण नहीं बचेगा। तो अगर राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित में टकराव हो जाए तो फॉरेन पॉलिसी में क्या होना चाहिए, दुविधा है। तो दुविधा तुमको इकोनॉमी जैसे बताई, गुजरात मॉडल और केरला मॉडल की, वैसी फॉरेन पॉलिसी में है, राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित की, हर जगह दुविधा है। सुरक्षा एजेंसीज के सामने दुविधा है। ह्यूमन राइट्स बचाएं तो आतंकवादी उसी ह्यूमन राइट्स का फायदा उठा के देश की सुरक्षा में सेध लगा देंगे, क्योंकि आप आतंकवादियों के साथ भी थर्ड डिग्री नहीं ले पाएंगे, उनको टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, मारपीट नहीं कर सकते, उनका एनकाउंटर नहीं कर सकते। और अगर आप सुरक्षा बलों को ज्यादा ताकत देने की, जिसका मन हो उसका एनकाउंटर कर दो, आतंकवादी को पकड़ो मत, गोली मार दो, तो सुरक्षा बल मानवाधिकारों का उल्लंघन करने लगेंगे। दुविधा है। ऐसा कौन सा देश है जिसको अमेरिका ठगा नहीं ममता, ये बात सही हो सकती है, लेकिन भारत पे भी लागू होती है। वही भारत जो कहता है, असल में हम ना भारतीय होते हैं तो कई बार हमको अपनी कमी दिखती नहीं है। वही भारत जो कहता है कि चाइना पानी नहीं रोक सकता तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध मत बनाओ, वही भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक लेता है। चाइना के लिए कहता है पानी मत रोको, चाइना अपस्ट्रीम कंट्री में डाउन स्ट्रीम कंट्री है। भारत क्या चाहता है, चाइना पानी ना रोके जहां से चाइना से नदी बह के आ रही, लेकिन भारत चाहता है भारत से नदी बह के जा रही, पाकिस्तान तो भारत रोक ले। भारत के राष्ट्रीय हित में तो है, लेकिन क्या संगत बात है, जिस तर्क से आप पाकिस्तान के ऊपर हैं, आप पानी रोकना चाहते हैं, उसी तरह से चीन आपके ऊपर वही पानी रोक लेगा। तो इसलिए इतनी आसान बात नहीं है। और कोई सवाल? तो दुविधा क्या है तुम ये जान गए, अगर अभी इसको रिवीजन की बात करें, दुविधा क्या है तुम ये जान गए, इसका मतलब आगे क्या करोगे? ट्रिपल तलाक की दुविधा, सबरीमाला की दुविधा, बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है यूपी में उसकी दुविधा, एनकाउंटर जो हो रहा है उसकी दुविधा, ये बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो इनका समाधान को चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सरकार जो कर रही सही है या गलत है। तो जैसे एथिक्स पढ़ते जाएंगे क्या होगा, दुविधा समाधान की हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। समझ आई? तो नीति शास्त्र विज्ञान के तौर पर टाइम हो गया क्या? बहुत थैंक यू बोल रहे हो। नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान। अच्छा ये बताओ, क्या मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास रखवा लूं तो कर लोगे? क्योंकि ये बात ठीक है समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग बहुत धीमा पढ़ पा रहे हैं। और तुम्हारे पास मॉडल नहीं, वही मॉडल पढ़ाने आया हूं भाई। अगर इसी क्लास में सारा मॉडल ही पढ़ा दूंगा तो ठीक एक ही क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। 55-50 क्लास किस लिए है? अगर मैं कह रहा हूं कि दुविधा समाधान का विज्ञान है तो मैंने गांधी का एक तरीका तो बता दिया, लेकिन तुम अगर चाहते हो कि सर सारा मॉडल हमको बता दीजिए आज, तो इसका मतलब था कि एक ही क्लास में खत्म हो जाता, बाकी क्लास में क्या करता, मेरी रोजी रोटी बंद करवा दोगे। कैसे पीडब्ल्यू पैसा देगा इतना? एक क्लास में खत्म हो जाएगा तो ज्यादा पढ़ाऊंगा, ज्यादा पैसा देगा ना। तो भाई
एक क्लास में आपने दुविधा सीखी है, मॉडल सीखने में एथिक्स की दुविधा समाधान के मॉडल कहां सीखोगे? पहले यूनिट में नैतिकता का सार एक टॉपिक है, इसेंस ऑफ एथिक्स, वहां सीखोगे मॉडल। उसमें लगेगा 12-13 दिन मिनिमम। यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाते थे हम लोग, उसमें 1 साल लगता था। तुमको 13 दिन में पढ़ा देंगे, 13, 14, 15, 20, 17 दिन में पढ़ा देंगे तुमको। मतलब 12-13 से लेकर 17-18 क्लास में तुमको दुविधा समाधान के कुछ मॉडल पढ़ा देंगे। पिछले बैच में तो एक विद्यार्थी आया, कहा क्लास 8th में हूं मैं सर, बहुत सवाल पूछता था। मैंने कहा भाई तुम इतना सवाल पूछते हो, बेसिक नहीं पढ़ा क्या तुमने? क्या कर रहे हो अभी? उसने कहा सर 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा किस लिए आगे भाई? तो ऐसा तो कोई नहीं कि 8वीं 9वीं पढ़ रहा हो, बनने जा रहे हो, हाँ खूब पैसा कमाओगे ना, कमाने जा रहे हो, कॉम्पनसेट कर लें। क्योंकि एक आध दिन मैं एक शादी ब्याह में जाना चाहता हूं, इसलिए पढ़ नहीं पाता। प्रिया पांडे, आज के लिए इतना ही रखो। कि आप इतने सिंसियर हैं, हम लोगों का क्या होगा? अरे भाई 7वीं 8वीं वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, आपकी क्लास के बाद तुमको दुविधाएं ढूंढनी है। इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी में, अभी तक तुम पॉलिटी में दुविधाएं नहीं ढूंढते थे, फैक्ट पढ़ते थे। अब तुमको ढूंढना हमारे कानून में क्या दुविधा है, हमारे न्याय में क्या दुविधा है, सिक्योरिटी एजेंसीज में क्या दुविधा है। एक आइडिया मिल गया, धीरे धीरे ढूंढ पाओगे। मैं बढ़ाऊंगा दुविधाएं आगे चल के। और तुम्हारा जो 120 नंबर का पेपर है केस स्टडी का, अब उसको देखना शुरू करना। अभी सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करने में केस स्टडी लगेगा 30 क्लास बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें तुमको ढेर सारी दुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी, हर केस स्टडी दुविधा होगी। तो ऐसे रुचि के हिसाब से पेपर पढ़ना, ठीक है। और अगर फिर से तुम्हारा सवाल है कि सर नोट्स क्या बनाए, तो कई बार नोट्स बनाने के लिए क्लास मत करना, कई बार क्लास करना समझ बनाने के लिए। आज तुमने सीखा कि ऐसे बहुत सारे दुविधाओं को हमको सॉल्व करना सीखना है, इसी का विज्ञान एथिक्स है। कुछ दुविधाएं मैंने आपको बताई, और पढ़ोगे। हाँ BA वाले ठीक हैं, वहां से बढ़िया है। बिल्ली उल्ली का मुंह बना के भेजो, कैसे पता चलेगा? अरे पापा कुमार भी आ गए, पढ़ेंगे, थोड़ा सा और सुन लो। तो 2 परिभाषाएं हमने सीखी। एक, अब मैं इसमें नीचे कुछ महत्वपूर्ण दुविधाएं जिन पर यूपीएससी बड़ा सवाल पूछता है, जिनसे तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा। जैसे एक दुविधा हमारी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास। इससे यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे अब तक, पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ जाएंगे, विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी। विकास करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा। दोनों बात नैतिक लगती है, पर्यावरण संरक्षण बचाना भी नैतिक लगता है, विकास करना भी नैतिक लगता है। ये दुविधा है। ऐसे मैंने कहा मानवाधिकार बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्यादा जोर देंगे तो मानवाधिकार के उल्लंघन का खतरा मंडराता है, और मानवाधिकार पर ज्यादा बल देंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अपराधियों का मानवाधिकार देखने लग जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे एक तरफ है विधि का शासन, मैं तुमको कुछ दुविधाओं का उदाहरण दे रहा हूं जिसको भारत फेस करता है या दुनिया फेस करती है, बनाम अपराध नियंत्रण। अगर पुलिस वाले विधि के शासन की अवधारणा पर काम करें तो अपराधी के पास जाएंगे, अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेंगे विधि के अधीन, फिर उसको न्यायपालिका के सामने ले जाएंगे, न्यायपालिका से अपराधी फिर छूट जाएगा, जमानत ले लेगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आएगा। विधि के शासन से चलोगे, अपराध रोकना मुश्किल होगा क्योंकि अपराधी का नेक्सस है, लोगों को डरा देगा, 15 साल जेल में रहेगा, सजा हो ही नहीं पाएगी, मुकदमा कंप्लीट ही नहीं होगा। और अगर आप अपराध को रोकने के लिए सोचेंगे तो आप क्या करेंगे? न्यायपालिका तक जाने मत दो इस अपराधी को, पहले मार दो, एनकाउंटर कर दो, फर्जी एनकाउंटर कर दो, जीप पलटा दो, क्या तो भाग रहा था गोली मार दिया। अपराध नियंत्रण करोगे तो विधि का शासन टूटेगा। पुलिस वाले गैंग की तरह, माफिया की तरह अपराधियों को मारेंगे, जैसे गैंग वाले दूसरे गैंग को मारते हैं। वैसे पुलिस में मैं नौकरी तो करूंगा लेकिन मेरी कानून में कोई आस्था नहीं, मैं अपराधी को निपटाऊंगा गैंग मेंबर की तरह, जैसे पुलिस एक माफिया हो। लेकिन अपराध नियंत्रित हो जाएगा, कानून टूटेगा, और कानून बचाएंगे तो अपराध नहीं बचेगा, अपराध नहीं रोक पाएंगे। तो दुविधा है। अपराध रोकने के लिए कई बार कानून के दायरे से बाहर जाते हैं लोग, तब ज्यादा अपराध रोक पाते हैं। और इससे विधि के शासन की अवधारणा टूटती है, कानून के शासन की अवधारणा टूटती है, और कानून के शासन को बचाना चाहे तो अपराध नियंत्रण मुश्किल होता है। ऐसे कर्तव्य बनाम अधिकार, कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मेरे अधिकार छूटेंगे। मैं सिविल सेवा में चला गया, आपने मुझे ड्यूटी दुनिया भर की बता दी, और ड्यूटी कारण मेरी बोलने की आजादी छीन ली, कहा हर बात बोल नहीं सकते हो। सिविल सेवा में जाने पर, सेना में जाने पर तुम्हारे अधिकार कम हो जाएंगे, अधिकार बढ़ाएंगे, कर्तव्य खत्म होने लगेंगे। अधिकार और कर्तव्यों के विरोधाभासी संबंध, इसको कैसे समन्वित करोगे? ऐसे कहा था विकास का मॉडल। मैं कुछ ऐसी दुविधाएं लिख दे रहा हूं जिससे तुमको ये जो पढ़ा है ये समझ में आए क्या क्या दुविधाएं। ऐसे एक तरफ है राष्ट्रीय हित और एक तरफ है वैश्विक हित। दुनिया की सोचेंगे तो अपना राष्ट्रीय हित पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में दुनिया की सोच ज्यादा थी, कहते हैं कि
चाइना के लिए तमाम उन्होंने रियायतें देने की बात मान ली, क्योंकि राष्ट्रीय हित पर नहीं सोचते थे, वैश्विक हित पर सोचते थे। और अगर राष्ट्रीय हित पर सोचेंगे तो अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले हमारा हित, तो वैश्विक हित टूटने लगेंगे, क्योंकि जब सब सारे देश अपने हित के बारे में सोचेंगे तो वैश्विक हित के बारे में कैसे सोचोगे? दुविधा है। ऐसे क्या दुविधा तुमने देखी? साध्य पर ज्यादा बल दें तो साधन की पवित्रता छोड़ देंगे, और साधन पर ज्यादा बल देंगे तो साध्य हासिल नहीं कर पाएंगे या देरी से हासिल होगा। साध्य बनाम साधन, ये कुछ दुविधाएं हैं। इन दुविधाओं को क्या कहा, मैं लिख दे रहा हूं। इन्हीं, अगर आप कुछ पॉपुलर दुविधाएं भी चाहते हैं मैं लिख दूं तो पॉपुलर भी लिख देता हूं, तब इस पर आओ। कुछ लोग कहते हैं रिवीजन कैसे करेंगे, उनके लिए है ये। जैसे स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश बनाम मंदिर के नियम। मंदिर के नियमों का पालन करें, क्योंकि मंदिर की जगह धर्म आस्था का मामला है, तर्क का नहीं। मंदिर की आस्था के नियमों का पालन करें तो स्त्रियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा, और स्त्रियों का प्रवेश मंदिर में करवाएंगे तो आस्था के नियम टूटेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं हम जगह तर्क लगाएंगे तो तर्क लगा दोगे, धर्म नहीं बचेगा। हिंदू धर्म पर इस्लाम पर तर्क लगा दोगे, ना अल्लाह बचेगा ना भगवान बचेगा, कोई तर्क से सिद्ध थोड़ा हुआ आज तक। तो यहां ये लोग कहेंगे कि मंदिर के नियम में आप तर्क मत ले आओ, क्योंकि मंदिर आस्था का मामला है, और ये कहेंगे तर्क ले आओ, क्या करना चाहिए। ऐसे ही बुर्का, हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता है बनाम स्त्री सशक्तिकरण। आप बुर्का नहीं पहनने देंगे हमको, हिजाब नहीं पहनने देंगे, तो आप धार्मिक आजादी छीन रहे हैं। लेकिन अगर पहनने देंगे तो बुर्का पहनने वाली औरत, हिजाब पहनने वाली औरत मर्दों की बराबरी कैसे करेगी? आप तो कहते हैं अवसर की समानता होनी चाहिए। हिजाब पहन के कोई कलेक्टर तो नहीं बनेगा, हिजाब पहन के आईपीएस कैसे बनेंगे आप? हिजाब पहन के सेना में जाना होगा कैसे जाएंगे आप? हिजाब पहन के एथलीट बनना होगा कैसे बनेंगी? तो क्या इसका मतलब स्त्रियों को एथलीट नहीं बनना चाहिए, या खेलकूद में नहीं जाना चाहिए? तो सारे खेलकूद खेल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, 100 मीटर की दौड़ कैसे दौड़ेंगे आप? तो अगर हम स्त्रियों के नजरिए से देखें तो स्त्रियों के अधिकार को हिजाब बुर्का कम करेगा। लेकिन अगर हिजाब बुर्के पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता कम हो जाएगी, आप धर्म के आदमी के निजी मामले में हस्तक्षेप करने लगेंगे। क्या दुविधा है? यह भी ठीक लगता है कि धर्म ठीक लगता है कि स्त्री को पुरुषों का अधिकार, क्या सही है? सही ना? तो चाहती है, यह भी ठीक लगता है कि स्त्रियों को पुरुष बराबर अधिकार दो, क्या सही है? ऐसे ही ना? तो प्रतिबंध, हिंदुओं की आस्था आहत होती है, गाय की हत्या होती है, बनाम खाने पीने की आजादी। हमारा मेनू मत डिसाइड करो, हम अपने घर में क्या खाएंगे हमारे ऊपर छोड़ो, फ्रिज मत चेक करो हमारा। दूसरा कहेगा नहीं नहीं गाय मत खाओ, हमारी आस्था जुड़ी हुई गाय से। इधर आस्था का मामला है, उधर व्यक्तिगत चयन और स्वतंत्रता का मामला है, दोनों सही लगता है, क्या करें? ये दुविधाएं, इन सब दुविधाओं का क्या ढूंढना है क्लासेस में हमको? इन सब दुविधाओं का समाधान ढूंढना, क्या होना चाहिए? ये बुर्का हिजाब सही है, स्त्री सशक्तिकरण सही है, ये गोवध पर प्रतिबंध सही है कि राज्य कानून बना के गाय हत्या को रोक दे, सही कानून है क्या, या खाने पीने की आजादी सही है? इसका जवाब ढूंढना होगा। और इसी जवाब को ढूंढने के लिए क्या करना होगा? इसी सब जवाब को ढूंढने के लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे दुविधा समाधान के नैतिक मॉडल, जो ऐसी दुविधाएं सुलझाएंगे, जैसे कांत का मॉडल, जॉन रॉल्स का मॉडल, उपयोगिता मॉडल, ऐसे दर्जनों मॉडल, अंबेडकर का मॉडल, ऐसे वादी मॉडल, गांधी वादी मॉडल, अंबेडकर का मॉडल, ऐसे दर्जनों मॉडल जहां पर जो लिखा है इसका समाधान हो सकता है। इन्हीं मॉडल की पढ़ाई क्या कहलाएगी? इसी की पढ़ाई है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र ऐसी तमाम दुविधाओं को हल करने वाले उन मॉडल की पढ़ाई है जिससे हम बिना हिंदू बने, बिना मुसलमान बने, बिना भारतीय बने दुविधा हल करेंगे। आप हिंदू बन गए फिर दो दुविधा हल करेंगे, फिर तो हिंदुओं की बात सही लगेगी। आप मुसलमान बन गए फिर मुसलमानों की बात सही लगेगी। जब हिंदू मुसलमान बन के हम अपने मत को बनाएंगे फिर करो नहीं है, तो ये पता करना है कि कहीं हिंदू गलत तो नहीं सोच रहे, कहीं मुसलमान गलत तो नहीं सोच रहे। होना क्या चाहिए? किसी दुविधा की दशा में किसकी बात सही? ट्रिपल तलाक में क्या होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे हम कहेंगे ये विषय जो ऐसा करेगा, ये दुविधा समाधान का मॉडल है, वही नीति शास्त्र है। ये जितने मॉडल ऐसे हैं वो सब नीति शास्त्र है। अगली परिभाषा जो एथिक्स की है वो क्या है? वो है नीति शास्त्र समावेशी और
संपोषणीय किसका? आनंद का विज्ञान है। नीति शास्त्र समावेशी और संपोषणी आनंद का विज्ञान, ये तीसरा आयाम है एथिक्स का, जिससे हम एथिक्स को एक और आयाम से, एक और डायमेंशन में समझ सकेंगे। एथिक्स इज साइंस ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव हैप्पीनेस। तो भाई तुम लोग कहते पढ़ोगे, 15 मिनट भी नहीं बीता तुम्हारा सारा पेशेंस गायब हो गया। तो मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या? तुम्हारे पहले वाले बैच में पूछना, मैंने लिए 3 घंटे, कई बच्चे शुरू हो जाएंगे, अभी तकलीफ नहीं। तो इतने लोग जो हाथ जोड़ के भागी जाओगे, जो अभी कह रहे हैं कि कल करिए सर। पूछूंगा कभी भी। उस दिन मैंने कहा था कि आज मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उस दिन तुमने 1.25 घंटे बाद ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। क्लास खत्म होगी, कोई टॉपिक नहीं हुआ होगा तो मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे मैं नई परिभाषा पे जा रहा था, आनंद का विज्ञान नई परिभाषा थी, उससे पहले तो पूछूंगा ना। स्टॉप इज द नेम ऑफ लॉ। देखिए निकिता जी कितनी महान दार्शनिक है, इन्होंने कह दिया रुकिए, ठीक है रुक जा रहा हूं, मैं समझता हूं आपकी बात को। आप में से कुछ ही लोग पढ़ना चाहते हैं, बाकी नहीं, कोई बात नहीं, आपको 4 दिन में ही इतनी एथिक्स में आपकी रुचि बन जाएगी, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। कल हम लोग जो बाकी बचे मायने हैं सबको कल की क्लास में खत्म करेंगे। तो 3 क्लास का मैंने टारगेट रखा था। पहली क्लास